like what is plagiarism and why it is important not to indulge in it. So during this, can I open my presentation? My presentation, I will try to mix myself with the, I think, because it's a very technological terminology, so I will try to be both in English and Hindi, but any point of time if you need any explanation or clarification in either in Hindi or English, please stop me and feel free to interrupt anytime whenever you want. If you are not getting anything clear, just ask me to stop. बता दीजिए मुझे कि ये चीज़ क्लियर नहीं है, मैं दोबारा उसको रिपीट करने की कोशिश करूँगा. बट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है. जैसे कि प्रोफेसर यादव ने बताया कि एक रिसर्च एक डिग्निटी है, एक किसी भी इंसान को अगर एक रेपुटेशन बनती है, उसमें सालों और बहुत मेहनत करनी पड़ती है एक एमिनेंस अचीव करने के लिए. लेकिन अगर उस एमिनेंस को डिस्ट्रॉय करना है तो एक छोटा सा मिस्टेक, एक प्लेजरिस्ट का एक जो टैब लेवल लग जाता है कि ही इज ए प्लेजरिस्ट, तो वो सारी की सारी रेपुटेशन खत्म हो जाती है. तो कुछ शुरू करने से पहले मैं पूछना चाहता हूँ, आप में से कितनों को पता है कि एक ये गजट नोटिफिकेशन में यूजीसी ने एक प्लेजरिज्म रेगुलेशन बनाया है जो कि अब हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज के लिए मैंडेटरी होगा. अभी तक सिर्फ ये चॉइस थी, अब ये कंपल्सन है कि एवरी यूनिवर्सिटी हैज टू हैव ए डिपार्टमेंट टू चेक द प्लेजरिज्म. उसके लिए पूरा एक पॉलिसी लेआउट डाउन करना पड़ेगा एक, और कोई भी किसी भी तरह का जितनी भी थीसिस जनरेट होती हैं, जितने भी रिसर्च पब्लिकेशन है, सबको एक प्रॉपरली चेक करके एक सर्टिफिकेशन देना पड़ेगा कि इट इज़ फ्री फ्रॉम प्लेजरिज्म. तो आप लोगों को ये सब पता है, ठीक है. तो हम लोग क्योंकि तभी कुछ करते हैं जब हमारे ऊपर थोपा जाता है, नहीं तो अपनी मर्जी से हम लोग किसी चीज़ को अडॉप्ट नहीं करते. बट in my opinion, this should not be a compulsion, it should be a choice. Like if I want to write something, I should feel कि नहीं, this is very important to be a good researcher. And see, you may be excellent researcher in the lab or in your department, but how people will know about it? Only through your writings. When you write your thesis or you write a paper or you write a book, then rest of the world will be able to know. Like whatever research has done in the past, if we don't have documentary records, nobody is able to know that. So transfer of the knowledge, dissemination of knowledge is through writings, and writings are very important, and plagiarism is directly related to writings only. आप लैब में जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं उसमें किसी को भी कॉपी कर रहे हैं, कोई नहीं देख रहा, वो कोई प्लेजरिज्म नहीं है. लेकिन अगर आप जो एक एक्सपेरिमेंट करके आप जो रिजल्ट अनाउंस करेंगे, लोगों को बताएंगे कि आपने रिसर्च की, तो वो दुनिया देखेगी और उसमें आपको, अगर उसको कहीं से कॉपी करके डालेंगे तो उसमें प्लेजरिज्म होगा. तो लेट्स बिगिन विद दिस फर्स्ट स्लाइड कि व्हाई आफ्टर दिस रेगुलेशन व्हाट इज इम्पोर्टेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड कि लोग चीटिंग क्यों करते हैं, क्यों कॉपी करते हैं. वो समझना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज nobody wants to be a cheat. Frankly speaking, until unless there are two true reasons. Either they are not aware that they are cheating, or they don't know how to do the things, that's why they are cheating. तो उन दोनों प्रॉब्लम्स को हमें एरेडिकेट करना है, और उसके लिए ज़रूरी है कि उनको एक प्रॉपर एजुकेशन और अवेयरनेस. अगर आप ये देखेंगे रेगुलेशन, इसमें सबसे पहला जो क्लॉज है जिसमें कि अवेयरनेस के ऊपर है. अगर आप इफ यू सी द आफ्टर प्रियम्बल, दैट इज द ड्यूटीज ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, इसमें द पॉइंट 5th इज वेरी क्लियरली अबाउट अवेयरनेस प्रोग्राम्स एंड ट्रेनिंग. सो दिस इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच एंड एवरी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कि you have to educate students, you have to educate your researcher about the problem.
And what is the problem? Problem is plagiarism. So what I suggest, Professor Yadav is there, that please have some courses designed on this particular problem. There may be a 2-3 day workshop which your Department of Library Science or library can conduct, and that awareness should be done on regular basis. Whenever you have new enrollment student, हमारी मेंटालिटी ये है कि सिर्फ पीएचडी और एमफिल वाले ही रिसर्च करते हैं. दैट वी नीड टू चेंज, क्योंकि रिसर्च किसी का भी कोई ट्रेडमार्क नहीं है. इवन ये जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट है या इवन एक स्कूल स्टूडेंट कैन राइट ए गुड पीस ऑफ आर्टिकल. तो अवेयरनेस तो वहीं पर. और अगर हम कोई कोर्स एकेडमिक इंटीग्रिटी और एथिक्स में लॉन्च करें, ये इसमें एक रिकमेंडेशन है कि वी शुड हैव ए फॉर्मल कोर्स ऑन एकेडमिक इंटीग्रिटी एंड रिसर्च एथिक्स एट अंडर ग्रेजुएट लेवल. सो देन व्हेन दे रीच इन पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेस, देखिए प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है. स्कूल्स में जब बच्चों को हॉलीडे होमवर्क या असाइनमेंट दिया जाता है तो उनको कहा जाता है कि आपको इस पर प्रोजेक्ट करना है या कुछ आपने राइटिंग्स करनी है. तो व्हाट जनरली दे डू, मेरे भी 2 बेटियां हैं, उनकी जो लेवल है असाइनमेंट्स का वो ऑलवेज इट इज अबव द क्लास विच दे आर स्टडिंग. तो होता क्या है, या तो वो इंटरनेट से कॉपी करते हैं या फिर पेरेंट्स उसको होमवर्क को करते हैं. और जब वो सबमिट करते हैं तो क्या होता है, नीचे किसका नाम लिखा रहता है, स्टूडेंट का. और जब टीचर के पास जाता है, टीचर क्या करता है, एक्सीलेंट, आउटस्टैंडिंग, वेरी गुड, विदाउट बॉर्डरिंग फ्रॉम द वेयर द कंटेंट्स हैव कम. तो अगर उसी लेवल पे, क्योंकि हमारा कोई टीचर है उसको भी नहीं मालूम कि साइटेशन क्या होता है या रेफरेंसिंग क्या होता है. होना क्या चाहिए, उस टीचर को पता होना चाहिए अगर स्टूडेंट ने कहीं से कुछ मटेरियल लिया है तो ही नीड टू साइट द सोर्स. उसको ओरिजिनल साइटेशन के बारे में बताना उसी लेवल पे शुरू करना चाहिए कि आपको ये एक्नॉलेज करना चाहिए कि आपने ये मटेरियल किस सोर्स से लिया है. वो हम नहीं करते. तो धीरे धीरे जब वो 9, 10th, 11th में पहुंचता है, और कई बार तो हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम ऐसा है कि बताया जाता है जो किताब में लिखना है वही एग्जाम में लिखो, उससे ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे. तो वो एक हैबिट बन जाती है कि आपने कहीं से कुछ पढ़ना है, उसको कॉपी करना है. तो वो धीरे धीरे, और फिर उसके बाद ग्रेजुएशन में जाते जाते वो 18 साल 17 साल का स्टूडेंट हो जाता है. और वो क्योंकि बचपन से वो एक ही काम कर रहा है, वो कहीं से आइडिया कॉपी कर रहा है और फिर उसको पेस्ट कर रहा है. तो वो एक हैबिट इतनी टिपिकल बन जाती है कि उससे आगे चल के जब वो एमफिल में जाता है, और एमफिल और पीएचडी में क्या होता है कि हमारे जो पीएचडी कोर्स वर्क है उसमें जो कोर्स मेथड, रिसर्च मेथोडोलॉजी प्रोग्राम्स हैं, उसमें ज़्यादातर क्या पढ़ाया जाता है कि डेटा कलेक्शन टेक्निक्स क्या हैं, हिस्टोरिकल रिसर्च क्या है, कौन कौन से क्वेश्चन, डाटा कलेक्शन मेथड्स क्या हैं, डाटा एनालिटिकल. उसमें कहीं भी प्लेजरिज्म के बारे में बताया ही नहीं जाता. उसमें कोर्स कंटेंट्स है ही नहीं प्लेजरिज्म के बारे में. उसमें रेफरेंस मैनेजमेंट टूल्स के बारे में नहीं है. अच्छा बताइए, आप में से मेंडले का नाम किसने, मेंडले कौन कौन जानते हैं? मेंडले सुना है क्या है? हाथ खड़े करिए. देखिए इतने पूरे हॉल में 3 लोगों ने हाथ खड़े किए कि मेंडले को जानते. और मेंडले इज सच ए इंपॉर्टेंट रेफरेंस मैनेजमेंट टूल जो कि हर किसी को, एटलीस्ट जो रिसर्च कर रहा है उसके लिए तो मस्ट है. तो मैं बताऊंगा, आगे आपको नोट करने की जरूरत नहीं. मेरी स्लाइड है, ये प्रेजेंटेशन है, करीब 160 स्लाइड है, सब आप कॉपी कर लीजिए. इसमें कोई, मैंने पहले ही लिख दिया है कि ये सबके लिए फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और आप इसको जरूर पढ़िए, क्योंकि मैं सब चीजें बता, आई विल नॉट एबल टू एक्सप्लेन, बट दिस इज अ वेरी डिटेल्ड प्रेजेंटेशन, आप इसको ले सकते हैं. तो ये जो कट एंड पेस्ट कल्चर है उसको हमें कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा. उसके बाद बताना पड़ेगा कि साइटेशन के बेनिफिट्स क्या है. देखिए साइटेशन हम क्यों देते हैं, ये आप लोगों को समझने की जरूरत है कि हर चीज हम खुद नहीं सोच सकते. हर कोई भी रिसर्च बगैर किसी मटेरियल को पढ़े नहीं की जा सकती. तो जब आप दूसरों से आइडिया ले रहे हो तो उनको एक्नॉलेज करने में बुराई क्या है. उसके बाद अब आपको पेनल्टीज के बारे में पता होना चाहिए. इसमें अगर आप इसको जरूर पढ़िए, आप लोग रिसर्चर के लिए बहुत जरूरी है. और अगर इसमें आप पेनल्टी क्लॉज में जाएंगे, 12 नंबर पर पेनल्टी क्लॉज है, इसमें देयर आर 3 लेवल्स ऑफ पेनल्टीज. वो क्लियरली दी हुई है कि अगर आप गलती करोगे तो किस तरीके से. अभी तक क्या हो रहा था कि आपकी थीसिस जमा हो जाती थी, उसमें सिमिलरिटीज कितना भी हो कोई बॉदर नहीं करता था. बट नाउ इट इज एनीथिंग मोर देन 10% इज पनिशेबल. तो आपको जब आप सबमिट करेंगे तो उसका सर्टिफिकेशन देना पड़ेगा कि इसमें 10% से ज्यादा सिमिलरिटीज नहीं है. और अगर होंगी, आपको पीएचडी, देखिए एक यही ऐसी डिग्री है जो आपके मरने के बाद भी आपसे छीनी जा सकती है. पीएचडी इज नॉट ए परमानेंट टाइटल. और ये हुआ है, कोई, मैं ये नहीं कह रहा हो सकती है, ये हुआ है.
फिर आई विल गिव यू एन एग्जांपल कि किस किस के साथ हुआ है। तो बेसिकली ये पेनल्टीज के बारे में बताना बहुत जरूरी है जिससे आप केयरफुल रहें। कई बार क्या होता है कि अभी जैसे हमारे कंट्री में बहुत सारे अनफॉर्चुनेट रेप केसेस हुए, चाइल्ड रेप केसेस हुए, तो कानून ने सोचा कि क्यों ना इसको डेथ पेनल्टी किया जाए। क्यों किया गया? क्योंकि एक फियर होता है जो कई बार आपको गलती करने से बचाता है, और वो फियर आपको बताना जरूरी है कि पेनल्टीज क्या है। आपकी डिग्री कैंसिल हो सकती है, आपको एग्जाम दोबारा देना पड़ सकता है। फिर दूसरा कि आप नहीं करना चाहते प्लेजरिज्म, लेकिन फिर भी गलती हो सकती है, तो उसको डिटेक्ट कैसे करना है, तो उसके बारे में एक मेथड आपको एजुकेट करना बहुत जरूरी है। इसको अवॉइड किया जा सकता है, इट्स नॉट समथिंग विच कांट बी अवॉइडेड। तो उसके लिए व्हाट आर द टूल्स अवेलेबल? एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बहुत जरूरी है। अल्टीमेटली देखिए हम 21st सेंचुरी में हैं। मैं लाइब्रेरियन हूं इसलिए नहीं कह रहा ये सब चीजें, बट अनफॉर्चुनेटली इन दिस कंट्री libraries have not received a due place. We are having so many things available electronically. Like now 80% of resources are available online only. Only 20% printed material is available. So what is happening? There are mindset कि now everything is available on internet. What is the need of the libraries? Now the problem is that if you go Western world or US or in any European country, you will find they are investing a lot on the libraries. They have achieved that technology with 20 years before us, but still they are investing a lot on the libraries. Give you an example, difference between two universities in US and India. In US, a dean of libraries, the position starts dean of a libraries, professor, associate professor, all these academic designations are given to the libraries. There is a subject librarian's concept, there is a mathematics librarian, there is a sociology librarian, there is a psychology librarian, there is a medical librarian, there is an engineering librarian. They have a subject librarian. So what is the concept? Like in good old days when there is everything was printed, Professor Yadav knows when he was using library, what he used to just go into the shelf, see the printed catalog, find out the book, take out from the shelf and go and read it. Same, some journals, few journals were received, but now what is the situation? In a one particular field, so much literature is available electronically, a person cannot read in his lifetime. 1 year account statics of literature is so much that it's extremely difficult for any researcher to read it. So now what is that? Everything is hidden. कहाँ पर hidden है? एक black box जिसको हम www बोलते हैं। आपको पता है आप कहाँ से सर्च करते हैं रोजाना? जब आपको कुछ सर्च करना होता है कहाँ पर सर्च करते हैं? गूगल। आपको पता है गूगल सिर्फ 15% वेब कंटेंट का एक्सेस देता है। जो वेबसाइट पे जितने भी कंटेंट्स अवेलेबल हैं उसका सिर्फ 15% वेब कंटेंट से ही गूगल से आप एक्सेस कर सकते हैं। 85% वेब कंटेंट्स यू कैन नॉट एक्सेस फ्रॉम गूगल। सो व्हेन यू आर सर्चिंग ऑन गूगल यू आर गेटिंग thousands of references. These references are from 15% of the web contents. Now just you realize that how much you are missing through Google. That's the need of the libraries, because those 85% web contents are searchable through academic search engines. आप लोगों ने academic search engine का नाम सुना है? उसमें आपकी अपनी सब्जेक्ट स्पेसिफिक एकेडमिक सर्च इंजन्स हैं, उनके थ्रू आप इनको 85% वेब कंटेंट को, और ये आपको कौन एजुकेट कर सकता है? एक लाइब्रेरियन एजुकेट कर सकता है। ऑथेंटिक और नॉन ऑथेंटिक, विकिपीडिया से आप रिसर्च कर सकते हैं विकिपीडिया के कंटेंट्स के ऊपर, क्या रिलाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि एनीबडी कैन राइट एनीथिंग इन विकिपीडिया। ओपन एक्सेस, एक मुनीरका में जेएनयू के सामने एक पब्लिशर है, एक इलाहाबाद में उसमें हैदराबाद में पब्लिशर है, 2000 जर्नल पब्लिश करता है वो। एक सिंगल पब्लिशर एक छोटे से ऑफिस से 2000 जर्नल पब्लिश करता है। तो ये हो क्या रहा है कि ऑन इंटरनेट देयर इज अ लॉट ऑफ अनऑथेंटिकेटेड इंफॉर्मेशन, नॉट पीयर रिव्यूड, नॉट वेरीफाइड। अभी बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल आया जो मैं आपको कोट करना चाह रहा हूँ, इससे रिलेटेड नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग है। एक आर्टिकल पब्लिश हुआ कुछ दिन पहले कि
कैंसर का जो ये केमोथेरेपी के बगैर इलाज किया जा सकता है। आप लोगों ने शायद किसी ने पढ़ा होगा, और एक तरह से हंगामा मच गया दुनिया में कि यार एक ऐसी एक रिसर्च पब्लिश हुई है कि केमोथेरेपी के बगैर कैंसर का इलाज किया जा सकता है। अल्टीमेटली जब उसको डेप्थ में रिसर्च हुई, एनालाइज किया, तो पता लगा जो आर्टिकल पब्लिश हुआ न तो उसका कोई ऑथर एग्जिस्ट करता है फिजिकली, न कोई इंस्टीट्यूट एग्जिस्ट करता है। इट वॉज जस्ट ए फेक आर्टिकल, और किसी जर्नल में पब्लिश हुआ, वो ओपन एक्सेस जर्नल में पब्लिश हुआ वो आर्टिकल। कितना खतरनाक है कि कितने सारे कैंसर पेशेंट को एक झूठी आशा दे दी गई कि चलो जी केमोथेरेपी के पेन से हमें नहीं गुजरना पड़ेगा। तो ये सब जो फेक न्यूज़ है और जितना भी ये अनऑथेंटिकेटेड रिसर्च है, ये आपकी रिसर्च की डायरेक्शन ही बदल सकती है। ऐसा नहीं कि पहले कभी हुआ नहीं, 70s में हुआ एक बार के जो रिसर्च, बट वो रिसर्च फेक नहीं थी, वो रिसर्च हुई लेकिन उसका रिसर्च की फाइंडिंग्स गलत थी। वो बाद में प्रूव हुआ कि ये फाइंडिंग गलत थी, लेकिन वो एक रिसर्च थी। बट आजकल क्या हो रहा है कि वो एक फेक रिसर्च ही प्रोड्यूस हो रही है और उसके बारे में आपको मिसगाइड किया जा रहा है। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है ये बहुत ज़रूरी है कि आपके जितने भी आर्टिकल यूनिवर्सिटी को चाहिए एक प्रॉपर रिपोजिटरी बनाए, हर फैकल्टी का आर्टिकल उसमें जो डिपॉजिट हो और एक अकाउंटेबिलिटी हो। इवन फैकल्टी को पब्लिश होने से पहले, मैं ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में बिलीव नहीं करता, बट देयर शुड बी ए काइंड ऑफ लॉग एंड मैकेनिज्म व्हेन समबडी इज सेंडिंग एन आर्टिकल, इट शुड बी नोन दैट वेयर ही और शी इज सेंडिंग, क्योंकि यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन भी उससे जुड़ी हुई है। अगर एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट या रिसर्चर कोई भी गलत जर्नल में आर्टिकल पब्लिश करता है तो यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन डैमेज होती है। तो एक प्रॉपर पॉलिसी फ्रेमवर्क जरूरी है ओपन एक्सेस के लिए, और एक प्रॉपर ट्रेनिंग एंड वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करना। लाइब्रेरी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैंने व्हेन आई जॉइंड JNU in 2011, the kind of system they were there, library university was there from so many years, and it is considered one of the best university in this country. And believe me, even in JNU, when I joined, people were totally ignorant about this problem. There was no plagiarism detection system in JNU. People don't know how to detect it, how to avoid it. Students were totally, when we started using Turnitin in 2012 in JNU, there was similarities up to 75% in certain cases. That was the situation, because there also they believe, when I asked them to come and discuss with me, because first year we did on trial basis, तो उनका कहना था सर नहीं ये तो मैंने रेफरेंस दे तो दिया है, मैंने इतना सारा लिया है, इसके बाद लास्ट में मैंने बिब्लियोग्राफी में रेफरेंस दे दिया है ना, तो मैं तो ले सकता हूँ ना। सो दैट वाज द इग्नोरेंट, कि वो पता ही नहीं था कि रेफरेंस देने से आपको लाइसेंस नहीं मिल जाता कि आप सब कुछ कॉपी कर लो उसमें से, उसका भी एक सिस्टम होता है। स्लोली जहाँ देखिए टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ यहाँ बैठ के आप JNU की सारी रिसोर्सेज यहीं से बैठ के एक्सेस कर सकते हैं। दैट जो डिस्कवरी या रिमोट एक्सेस सारा का सारा मैंने वहाँ इम्प्लीमेंट किया। तो आपकी लाइब्रेरी को स्ट्रेंथन करना बहुत ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं कि आपको हर किसी को लाइब्रेरी आना पड़े, आपकी लाइब्रेरी को एक रिमोट एक्सेस, डिस्कवरी, ये सारे नए टूल्स इम्प्लीमेंट करने चाहिए, करने पड़ेंगे, क्योंकि जो यूज़र की एक्सपेक्टेशन है ये है कि वो कम से कम टाइम में मोस्ट रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन उसके अब जहाँ वो चाहे वहाँ से मिले, कोई बाइंडिंग नहीं हो। लाइब्रेरी को 24 आवर्स होना चाहिए। मेरा जब दिल करेगा तब मैं जब जाके लाइब्रेरी में पढ़ूंगा, क्यों मुझे आप 9 to 5 में बांधना चाहते हैं। तो ये लाइब्रेरी को बदलना पड़ेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर सेट। तो ये सब चीज़ें रिसर्च और प्लेजरिज्म की प्रॉब्लम से रिलेटेड ही हैं, इसलिए लाइब्रेरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट्स बिगिन विद दिस today's discussion. First, UGC regulation. You all have copies, I don't require to tell in much detail, but two things are important, that library has two important roles. One is the awareness and another is the detection. In awareness, you have to, department and library has to organize some training and workshops, and better to create a website with all these details, because you cannot organize these kind of workshop every day. But there should be a library portal where you should be able to answer what is plagiarism, types of plagiarism, how to detect, various kind of FAQs. All these
guidelines for educators, benefit of citation, citation style, and different kind of, and have a kind of one person dedicated to this job. कभी भी स्टूडेंट को कोई इशू हो या कोई प्रॉब्लम हो, दे कम एंड टॉक टू यू कि भाई ये हमें समझ में नहीं आ रहा, इसको बताइए. तो ये पॉलिसी के साथ साथ एक तो कमेटी तो डेफिनेटली बनानी है यूनिवर्सिटी को, एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है. उस इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट है कि डिटेक्शन सॉफ्टवेयर होना चाहिए. आई थिंक यू आर ऑलरेडी यूजिंग टर्निटन. उसके साथ साथ जो पूरी गाइड्स हैं, और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है रिलेटेड कंपोनेंट हैं, रेफरेंस मैनेजमेंट टूल्स हैं. तो एक पूरा ये जो पॉलिसी आपको यूनिवर्सिटीज को एक तरह से इंस्ट्रक्ट कर रही है कि आपको एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, जिसमें कि जो भी रिसर्च कर रहा है उसको एक सपोर्ट सिस्टम मिले टू अवॉइड प्लेजरिज्म. सो नाउ लेट्स बिगिन द टॉपिक. स्टूडेंट गाइड टू रिसर्च and research writing. So research, what is research? The re in research is what? Nothing. Really, it's search again and again. But the problem of plagiarism is related to when you do research. Why do we research? Because, or to contribute to or extend knowledge. And how do we do this? By building on the work of others. No research can be done without referring the existing knowledge. The problem of plagiarism started when you start writing something. When you start writing something, basically you are required to, first you need to know what is happening around you or in your area of interest, what has already been done, and then you have to justify or link your own work, that how, what you are going to do, how it is interrelated or how it fits in that existing knowledge, and how you do that. Like when you write any report or thesis or a paper, you have to make a clear distinction that what are your own ideas, what are the research you have done, and what you have borrowed from others. आपने खुद क्या रिसर्च की, क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग है, और दूसरों से आप, दूसरों के जो भी आपकी रीडिंग्स हैं उनसे आप क्या आइडियाज लेके, या क्या उसमें से आप यू वांट टू टेक ए कोटेशन और यू वांट टू समराइज इट और यू वांट टू डू सम काइंड ऑफ पैराफ्रेजिंग. तो वो आपको एक डिस्टिंक्शन बनाना बहुत जरूरी है. एंड दिस वर्क कैन बी एनीथिंग, आइडियाज, डिस्क्रिप्शन, रिसर्च, डेटा, ओपिनियंस, पिक्चर्स. Not every research report or a book or article you write will necessarily be a description of your own novel original research. बेसिकली हमें कभी एक्सपेक्ट करना नहीं चाहिए कि 100% जो हम लिख रहे हैं हमारे खुद के ही आइडिया होंगे. समटाइम इट मे बी, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज नॉट पॉसिबल. और कोई आपसे उम्मीद नहीं करता कि आप एकदम से एक्सीलेंट आर्टिकल लिखेंगे. देखिए, जो आप जो कैरियर शुरू करते हैं, मुझे याद है आज से 28 साल पहले जो मैंने अपना पहला आर्टिकल या पेपर प्रेजेंट किया था कॉन्फ्रेंस में, अगर आज मैं उसको पढ़ूंगा तो मुझे अपने आप पर खुद हंसी आएगी कि क्या मैं इस तरीके का लिखता था. मतलब मुझे खुद हैरानी होगी कि क्या मेरी राइटिंग इतनी बेकार थी. तो पहले इस बात को दिमाग में रखिए, कोई आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप एकदम से वो नॉवल लॉरिएट वाला आर्टिकल लिख देंगे या पेपर लिखेंगे. हर किसी को कहीं ना कहीं से एक शुरुआत करनी होती है. और राइटिंग्स हमेशा इट मेक्स यू परफेक्ट एज लॉन्ग एज यू राइट अगेन एंड अगेन. पहली बार लिखने से, इवन आप जब अपना एक आर्टिकल लिखेंगे उसके कई सारे ड्राफ्ट तैयार करेंगे, उसमें भी आपको वेरिएशंस मिलेंगे. वहीं से लर्निंग शुरू हो जाएगी आपकी कि जो आपका फर्स्ट ड्राफ्ट था उसमें क्या लेवल था, सेकंड ड्राफ्ट में और इम्प्रोवाइजेशन हुआ, थर्ड में और. तो बेसिकली नोबडी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू दैट यू राइट एन एक्सीलेंट पीस ऑफ रिसर्च वर्क. यू हैव टू रिपोर्ट व्हाट यू हैव डन. एंड ये भी जरूरी नहीं है कि जो आपकी जो लैंग्वेज है, अगर आप हरियाणा से हो, यूपी से हो, बिहार से हो, तमिलनाडु से हो, आपकी मदर टंग कुछ और ही है, तो कोई ये जरूरी नहीं है कि आपकी वो जो इंग्लिश का एक दिमाग में साइकोलॉजिकल होता है कि बहुत कोई हाई लेवल की आप नेटिव इंग्लिश
स्पीकिंग तो नहीं हो ना, तो आपको तो अपनी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, जितनी भी आपकी वोकेबुलरी है, हो सकता है कि कोई और उसी चीज को लिखने में हो सकता है आपसे कहीं बेहतर इंग्लिश में लिखे, लेकिन आपको कंपटीशन थोड़ी करना है, आपने तो अपनी अंडरस्टैंडिंग को उसमें लिखना है। तो बेसिकली व्हेनेवर यू आर राइटिंग any piece of paper, remove that shyness or that particular kind of fear from your mind कि when you are writing it may be some kind of see, contents are more important than language. Language is important at many places, but to begin with contents are more important, and you have to clearly make this distinction. और वो distinction क्यों जरूरी है? The people should know कि what are your own original ideas and what you have borrowed from others. किस किस के लिए जरूरी है? एग्जामिनर के लिए जरूरी है जानना, आपके सुपरवाइजर के लिए जरूरी है जानना कि क्या आपने खुद लिखा और क्या आपने कहीं से बोरो किया। जो अब आर्टिकल आप पेपर में भेजेंगे तो रिव्यूअर और रेफरीज के लिए जाना जरूरी है कि जो आपने पेपर लिखा है उसमें आपके अपने ओरिजिनल कंट्रीब्यूशंस क्या हैं और क्या आपने बाकी सोर्सेज को रेफर किया है। तो प्रॉब्लम तब कब होती है जब आप ये डिस्टिंक्शन नहीं कर पाते। प्लेजरिज्म कब आता है कि यू अनेबल टू मेक ए डिस्टिंक्शन बिटवीन योर आइडियाज एंड आइडियाज बोरोड। अगर आप उनको मिक्स कर देंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी। और ये प्रॉब्लम किस तरह की आएगी उसको हम बाद में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज मैं थोड़ा सा और आपको बता दूं। देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन, समटाइम पीपल गेट कंफ्यूज विद कॉपीराइट एंड प्लेजरिज्म। बोथ आर टू सेपरेट टॉपिक्स। देयर इज नो एनी काइंड ऑफ direct connectivity, but there is some interconnectivity. See, copyright is your rights. Whatever you create, whatever anybody write or give and create any kind of contents, and it's an individual rights, and there are ways to protect it. Plagiarism is dealing by using others' work, not your own work. On work also, but in that different context, but it is different from your right. Plagiarism is a violation of academic norms, but under, like if you say that if this is not there, then before this there was no law or regulation which can punish you. Why it came? क्योंकि ऐसा कोई लॉ इंडिया में था ही नहीं। इंडियन पिनल कोड में प्लेजरिज्म को कोई पनिशमेबल ऑफेंस नहीं डिफाइन किया गया, लेकिन कॉपीराइट में है। अगर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट बनता है तो यू कैन गो टू जेल ऑल्सो। एंड कॉपीराइट इज एप्लीकेबल टू लाइसेंस्ड कंटेंट ओनली। जहां पर कोई आपने लाइसेंस देना है या कोई किसी तरह का आपने डिक्लेयर करना है कि इट इज ए लाइसेंस कंटेंट, या मेरा अपना कोई इंडिविजुअल होल्डिंग है उसके ऊपर, बट प्लेजरिज्म है एप्लीकेबल टू एनी काइंड ऑफ कंटेंट्स, चाहे वो लाइसेंस्ड है, नॉन लाइसेंस्ड है, फ्री है, ओपन एक्सेस है, किसी भी तरह के कंटेंट्स हैं। प्लेजरिज्म इज एप्लीकेबल टू ईच एंड एवरी कंटेंट्स। क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस, या आई विल नॉट गो मोर इनटू दैट, ये तो आप पढ़ सकते हैं कि ये कॉपीराइट को कैसे प्रोटेक्ट करना है। बट द रियल इशू इज प्लेजरिज्म, which means a kind of misconduct, fabrication, falsification, or any other practice that seriously deviates from practices commonly accepted in the discipline or in the academic and research communities, generally in proposing, performing, reviewing or reporting research and creative activities. What is fabrication? It is the intentional act of making up data or results and recording or reporting them. So basically it is a kind of fake data. There was a student in, it's a PhD student in an institute in Chandigarh, IM Tech. He went to South Korea on some fellowship. So after returning from that fellowship, he claimed that he has done some research work over there, and on the basis of that data, what he collected, he published 7 articles in different journals, and his supervisor was also a co-author. And two of the articles were in very well-known reputed journal. Later, somebody from US write, actually that person was colleague of this student, तो उसने यूएसए लिखा था इस तरह की रिसर्च तो इसने कभी की नहीं वहां पर,
ये जो जितना भी रिसर्च डेटा ये प्रेजेंट कर रहा है आर्टिकल्स में, ये सब फेक डेटा है। एंड लेटर इट वाज प्रूव्ड कि वो जो 7 आर्टिकल लिखे गए उनमें कभी कोई ऐसी रिसर्च हुई नहीं थी, वो सब फिक्सियस और फेक डेटा था, फैब्रिकेटेड डेटा था सारा का सारा। वो बात अलग है कि आज वो स्टूडेंट भी पीएचडी से रेस्ट्रिकेट हो गया और उसका सुपरवाइजर भी टर्मिनेट कर दिया गया वहां से। बट ये सब जो करता है वो जानता है कि मैं कर रहा हूँ गलत है। इसे इंटेंशनल एक्ट ऑफ प्लेजरिज्म। द पर्सन नोज what are the consequences, person knows it is wrong, even then person is doing. So we cannot say this is plagiarism. It is an intentional act of plagiarism, but not just in that category. Falsification is manipulating research materials, equipment or processes, or changing or omitting, suppressing data. I want to get some desired result जो मेरे को सूट करे, मगर मेरा जो डेटा है उससे मुझे वो रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो मैं क्या करता हूँ, उस डेटा को मैनिपुलेट कर लेता हूँ, उसकी जो वैल्यूज है उनको चेंज कर दिया, टाइम को चेंज कर दिया, या मेथड्स को चेंज कर दिया, जिससे कि जो डिजायर रिजल्ट है मुझे वो मिल जाए। दैट इज फॉल्सिफिकेशन। इट इज ऑल्सो एन इंटेंशनल एक्ट ऑफ प्लेजरिज्म। इस केस में भी जो काम करता है वो जानता है कि मैंने गलत किया है, लेकिन प्लेजरिज्म, टेक्स्ट प्लेजरिज्म को इसको चेक करने में थोड़ा सा चैलेंज है, क्योंकि इस तरह के जो केसेस है इनको सिर्फ एक्सपर्ट ही डिटेक्ट कर सकते हैं। ये कोई सॉफ्टवेयर डिटेक्ट नहीं कर सकता इसको। फैब्रिकेशन को कोई सॉफ्टवेयर डिटेक्ट नहीं कर सकता, ये फैब्रिकेटेड डेटा है। फॉल्सिफिकेशन को कोई सॉफ्टवेयर नहीं डिटेक्ट कर सकता, ये इसको सिर्फ एक जो एक्सपर्ट है फील्ड में, या जो कोई क्लोजली एसोसिएटेड है, या वही पता कर सकता है कि ये सबसे क्लोजेस्ट जो होता है सुपरवाइजर होता है, ही इज द बेस्ट पर्सन टू नो कि ये फॉल्सिफिकेशन है कि नहीं है। नहीं तो किसी और, अगर ये डेटा किसी आर्टिकल के फॉर्म में रिप्रोड्यूस किया गया है तो बहुत मुश्किल है इसको, क्योंकि जो मैंने आपको बताया कि जो कैंसर के ऊपर अभी जो आर्टिकल हुआ वो उस जर्नल में पब्लिश हुआ, लेकिन वो जर्नल भी नहीं पता कर सका कि ये फेक आर्टिकल है। इसके बाद जो तीसरी कैटेगरी इसमें है फेक पीयर रिव्यूज। लोग बड़े स्मार्ट हैं। एक चाइनीज ये स्प्रिंगर का जर्नल है, इस जर्नल ने अभी 107 आर्टिकल्स रिट्रैक्ट किए। रिट्रैक्शन का मतलब आप समझते हैं, कोई भी आर्टिकल जो कि या तो प्लेजराइज्ड है या यूजिंग द रॉन्ग प्रोसीजर्स टू गेट इट पब्लिश, तो उसको एक वाटर मार्क दिया जाता है रिट्रैक्टेड, और एक उसके लिए कई साइट्स हैं, एक रिट्रैक्शन वॉच है जहां पर ऐसे सारे आर्टिकल्स लिस्टेड किए जाते हैं। और ये आर्टिकल पब्लिशर की वेबसाइट पे भी रहता है, इसके अंदर वाटर मार्क आता है रिट्रैक्टेड। तो एक तरह से एक लेवल लग जाता है कि ये जो आर्टिकल है ये प्लेजराइज किया हुआ है या फिर फेक आर्टिकल है या फ्रॉड है। तो ये जो 107 आर्टिकल्स कैसे रिट्रैक्ट हुए, इट्स नॉट फ्रॉम वन पर्सन, वेरी नंबर ऑफ स्कॉलर्स। सो दीज आर चाइनीज स्कॉलर्स, जो कहते हैं ना चाइनीज बड़े स्मार्ट हैं फेकिंग करने में और इस तरह की उसमें। व्हाट दे डिड, दे generally when you submit an article you need to give a list of referees। तो इस केसेस में लिस्ट ऑफ रेफरीज दी गई, सब ओरिजिनल ऑथेंटिकेटेड थी, उसका नाम भी ऑथेंटिकेटेड था, यूनिवर्सिटी भी, एफिलिएशन, सारा एड्रेस कंप्लीट करेक्ट था। उसमें एक ही चीज फेक थी, बताइए क्या चीज फेक थी उसमें? करेक्ट, ईमेल आईडी फेक थी। तो जब जर्नल ने रिव्यू मांगा उस रेफरी से, तो गया तो सो एंड सो जो एक्चुअल नाम था आदमी उसी के पास गया, लेकिन ईमेल आईडी कौन सी गई? जो ऑथर ने अपनी क्रिएट करके फेक आईडी दी थी। तो अल्टीमेटली रिव्यू किसने भेजा? ऑथर ने खुद भेजा, वो रिव्यूअर ने नहीं भेजा। तो उसके बेसिस पे ये सारे आर्टिकल पब्लिश हो गए। लेकिन ये डिटेक्ट कैसे हुआ कि जर्नल ने जब उसी रिव्यूअर को कोई दूसरा आर्टिकल रिव्यू करने के लिए भेजा तो उसका रेस्पॉन्स नहीं मिला उसको, क्योंकि रेस्पॉन्स तो मिलना ही नहीं था, तो फेक आईडी थी। तो उसके बाद उन्होंने कोशिश करके उसकी कोई दूसरी ईमेल आईडी लेके जब उसको ये रेफरेंस मांगा तो उसने कहा कि नहीं, मुझे तो ये जर्नल आर्टिकल मिला ही नहीं आपका रिव्यू करने के लिए। सो देन दे हैव सम डाउट एंड देन स्टार्ट इन्वेस्टिगेटिंग, एंड पूरी की पूरी फिर कहानी समझ में आई, एंड दीज 107 आर्टिकल्स वर रिट्रैक्टेड। सो दिस इज ऑल्सो एन इंटेंशनल एक्ट ऑफ इट्स एकेडमिक फ्रॉड और समथिंग। बट here we are discussing in really is plagiarism. What is plagiarism? It's a word derived from a Latin word plagiarize,
actually comes from the Latin word plagiare, to kidnap, or basically it is an act of stealing someone's idea or work and presenting is that it's my work. So you are hiding the reality. You are not disclosing that you have borrowed this idea or the text or material from somebody else. So basically you are not acknowledging the original creator of the idea or the information. And it can be any research writing or any academic writing or any kind of piece of writings. It may be a thesis, or even in like some universities, if they have started checking the answer sheet. Like I came across an example in university in US where they are checking everything, assignments, answer sheet, everything they are checking through Turnitin to be more research oriented. So there are number of types of ways people plagiarized. Somebody is just using as it is. I've come across number of example when many people they have downloaded somebody's article and get it, have sent to some other journal to get it published. Recently there was an example, somebody is a college librarian in Delhi University, he wrote to me that I submitted one article to Emerald Journal and that was rejected, it was not published. But now I see the same article has been published in the name of somebody else from a university in Bihar, and this is totally 100% my article, only the author name has been changed, and the journal was from India. So then I advise him to write to the editor of the journal and give him situation that this is the case. So sometimes like people do this kind of thing, like they use others' work, and there are plenty of such examples. So this is not, there is no standard definition of plagiarism. ये एक कंपनी है टर्निटिन जो सॉफ्टवेयर आप यूज करते हैं, उन्होंने एक सर्वे किया था, उसके बेसिस पे किस किस तरह का जो कॉपी पेस्टिंग होता है उन्होंने उसको एक नॉमेनक्लेचर दे दिया बेस्ड ऑन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी. तो ऐसा कुछ ये नहीं है कि ये कोई हार्ड एंड फास्ट डेफिनेशन है, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. कंट्रोल सी कंटेन्स सिग्निफिकेंट पोर्शन, फाइंड द प्लेस, यू आर चेंज. लाइक कई बार क्या होता है कि आपने एक पैरा ले लिया, उस पैरा में क्या करते हैं कुछ कुछ वर्ड्स चेंज कर दिए, बाकी पूरा का पूरा कॉपी कर दिया. तो वो कंट्रोल फाइंड एंड रिप्लेस या रीमिक्स, आप क्या करते हैं एक पैरा एक बुक से लिया, दूसरा पैरा दूसरे आर्टिकल से लिया, तीसरा वो सारे पैरा मर्ज करके फिर उसका एक पूरा का पूरा आपने अपना कंटेंट बना दिया, तो उसको क्या बोलते हैं रीमिक्स. कई बार रिसाइकिल क्या है कि मेरा आर्टिकल है, मैं उसको 10 बार कभी कहीं यूज कर रहा हूँ, उसमें से कभी कहीं यूज कर रहा हूँ, आई एम यूजिंग इट अगेन एंड अगेन, तो वो रिसाइकिल. तो देयर आर नंबर ऑफ अदर टर्मिनोलॉजी, लेकिन ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं. अगर आप देखें तो ये जो सर्वे था इसमें सबसे ज्यादा लोग क्लोन मतलब एज इट इज यूज कर रहे हैं. हाईएस्ट नंबर ऑफ जो एग्जांपल्स आए, तो ये सब आप पढ़ सकते हैं स्लाइड्स में. मैं इसमें ज्यादा नाउ I don't have time to explain each and every component of this, क्योंकि ये जो मेरा प्रेजेंटेशन है ये पूरे दिन की वर्कशॉप के हिसाब से है. यहाँ पर एक्सप्लेन किया है आपको कि क्लोन क्या होता है. क्लोन मीन्स कंप्लीट. इसी तरीके से आपको सारे एग्जाम्पल दिए हैं, तो ये जो स्लाइड्स आपको हेल्प करेंगी समझने में कि किस तरह के प्लेजरिज्म कैटेगराइज होते हैं. ये सब मिक्सअप और हाइब्रिड और ये सब आपको एक्सप्लेन करने में हेल्प करेगा. तो आप मेरा प्रेजेंटेशन ले लीजिए इन सारी स्लाइड्स को पढ़ने के लिए. आई हैव टू बी टिल 1 o'clock, तो और भी बहुत सारी चीज़ें. नाउ वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज अनइंटेंशनल और एक्सीडेंटल प्लेजरिज्म. बिलीव मी, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स डू दिस. दे आर नॉट इंटेंडेड टू डू द प्लेजरिज्म. उनकी कोई इच्छा नहीं होती कि हम प्लेजरिज्म कॉपी करें, लेकिन वो हो जाता है. और ये मेजॉरिटी केसेस में होता है स्टूडेंट के साथ में. और उसके रीजंस क्या हैं? उसके बहुत सारे रीजंस हैं. पहला रीजन तो आप बताइए, एपीए क्या है? स्टाइल ऑफ साइटेशन. इसके अलावा और एमएलए,
आपने कहीं किसी भी कोर्स में पढ़ा कि एपीए स्टाइल की रेंडरिंग कैसे करनी है, एमएलए की कैसे रेंडरिंग, कभी किसी ने फॉर्मली आपको एजुकेट किया? नहीं किया ना। जब भी आपने आर्टिकल लिखा तो जाके उस साइड शीट कहीं से बोरो किया और लिखना शुरू कर दिया। तो बेसिकली सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी है कि हमारा कोई कोर्स करिकुलम नहीं है रेफरेंस मैनेजमेंट के लिए, जो कि होना चाहिए। और लकीली इस यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट है लाइब्रेरी साइंस का। तो माई रिक्वेस्ट टू प्रोफेसर यादव कि किसी भी लेवल पे, ग्रेजुएशन लेवल पे, अगर हम वो कोर्स एक कंपलसरी कोर्स शुरू कर सकें ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए, तो उनके लिए आगे चल के बहुत बड़ी हेल्प होगा। और उसमें आजकल फ़ायदा क्या है कि टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी आ गई है, तो उनके लिए इवन जो एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेगा उनको आगे चल के। तो सबसे पहले प्रॉब्लम है कि साइटेशन के बारे में अवेयरनेस नहीं है, एजुकेशन नहीं है हमारे स्टूडेंट्स को। और दे डोंट नो, लाइक सी रीडिंग एंड राइटिंग इज एन आर्ट। सिंपली ये नहीं कि आप कुछ भी लिखना शुरू कर दें। और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंग्लिश एज ए लैंग्वेज। हम लोग सबकी जो मदर टंग है डिफरेंट है। जब हम लिखते हैं तो कॉन्फिडेंट नहीं होते, हम थोड़ा शाई होते हैं। और सी मैं भी आप लोग बहुत सारे रूरल एरिया से, मैं भी एक गांव में पैदा हुआ था। 8वीं क्लास तक एक 1 रूम स्कूल में पढ़ा था। और मैंने पहली बार जो इंग्लिश पढ़नी शुरू की 9th क्लास में, जब दिल्ली में मेरे फादर माइग्रेट हुए तो उन्होंने मुझे दिल्ली बुला लिया, एडमिशन करा दिया। तो फर्स्ट टाइम आई स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम द 9th क्लास। तो मैं भी जानता हूँ मेरी भी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, एंड दैट वाज माय बैकग्राउंड, क्योंकि आई नेवर हैव दैट एक्सपोजर टू द इंग्लिश। और उसके इमीडिएटली 11th क्लास से मुझे फोर्स किया गया कि मुझे साइंस लेना है, तो मुझे इंग्लिश मीडियम पढ़ना पड़ा। तो आप लगा सकते हैं अंदाजा कि कितना बड़ा टॉर्चर मेरे साथ हुआ कि मैं 9th क्लास में अल्फ़ाबेट सीख रहा हूँ और 11th क्लास में मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा हूँ, और वो भी साइंस। तो ये हम लोगों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो उसके लिए देखिए सबसे ज़रूरी है कि यूनिवर्सिटीज़ को चाहिए कि इंग्लिश रिमीडियल कोर्सेज स्टार्ट करें। ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि देखिए हम दुनिया को नहीं बदल सकते, हम ग्लोबलाइजेशन को नहीं बदल सकते, हमें उसके साथ चलना पड़ेगा। और इंग्लिश हैज़ बिकम एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। आई लव माई ऑन मदर टंग, मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं बहुत कंफर्टेबल महसूस करता हूँ उसमें कम्युनिकेट करना, बट स्टिल आई हैव ए कंपल्सन दैट आई मस्ट नो सम इंटरनेशनल लैंग्वेज। और वो सभी के साथ है। अगर आपको कैरियर ओरिएंटेड होना है तो आपको इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है, कम्युनिकेशन अच्छा होना ज़रूरी है। तो यूनिवर्सिटीज़ की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस इंग्लिश रिमीडियल क्लासेस वगैरह, जेएनयू में हम लोग 3 मंथ्स का एक वर्कशॉप करते थे समर वेकेशन में। अब पता नहीं कंटिन्यू कर रहे हैं, बिकॉज आई वॉज मेम्बर ऑफ दैट लिंग्विस्टिक डिपार्टमेंट सेल, जहाँ पर ये सब प्रोग्राम करते थे। उसमें प्लेजरिज्म और ये सब इंग्लिश राइटिंग, टेक्निकल राइटिंग सब मर्ज करके हमने कोर्स डिज़ाइन किया हुआ था। इस तरह का कोर्स यहाँ पर भी होना चाहिए मेरा मानना है, क्योंकि वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरा एक प्रॉब्लम है कि जो इंटरनेशनल स्टाइल ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, कि अभी जैसे मैंने मेरे 2 आर्टिकल एक्सेप्ट हुए, उसमें रूटलेज का एक हुआ है, तो उन्होंने एक कंडीशन रखी है कि वो आर्टिकल किसी इंग्लिश नेटिव स्पीकर से आपको एडिट करके भेजने होंगे। ये बड़ा प्रॉब्लम है। जब आप किसी अच्छे जर्नल में या बुक में आप आर्टिकल पब्लिश करते हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि अब वो ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है कि आप कहाँ से, नहीं दे चार्ज फॉर यू। अगर वो खुद करते हैं तो आपसे चार्ज करते हैं, मतलब आप आर्टिकल भी दे रहे हो उनको और वो चार्ज भी पे कर रहे हैं। तो बेसिकली वी हैव टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स of this kind of unintentional or accidental, and we have to find out solution to that. Self plagiarism, now this is a big problem. Like everybody believe in this country कि ये तो मेरा आर्टिकल है, ये तो मेरी बुक है, मैं जितनी बार चाहूँगा उतनी बार यूज़ करूँगा इसको, मुझे किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। मुझे हाँ परमिशन की ज़रूरत नहीं है, दैट्स ट्रू, बट जहाँ पर कॉपीराइट ट्रांसफर है वहाँ परमिशन की भी ज़रूरत है। But in case of plagiarism, you have to use your article or book just like a reference source, just like other reference. उसमें कोई डिफरेंस नहीं है आपके आर्टिकल में और किसी और के आर्टिकल में। जब आप एक रेफरेंस दे रहे हो कोई फर्क नहीं है, सेम। There is only one exception. A PhD student can use all its article published during the period of the research on the topic of the research, and he or she should be the first author of that article. उसी केस में आप सारा एज इट इज यूज कर सकते हैं, बाकी कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई नहीं। आपका जो अपना आर्टिकल है या जो आपकी बुक है उसको भी आपने, देयर आर ओनली 3 ways यू कैन यूज अदर रेफरेंसेस, आइदर कोटेशन, पैराफ्रेजिंग और समराइज। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं किसी और।
और उसकी भी अपने एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है, रूल्स हैं, वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो सेल्फ प्लेजरिज्म इज ऑल्सो ए प्लेजरिज्म। जो पनिशमेंट प्लेजरिज्म के लिए है वही सेल्फ प्लेजरिज्म के लिए है, ट्रूली स्पीकिंग। एवरीबडी बिलीव कि अब इंटरनेट आने से तो प्रॉब्लम और बढ़ गया है, नाउ देयर आर मोर केसेस ऑफ प्लेजरिज्म। दिस इज ट्रू, नाउ इट इज इजी टू कॉपी पेस्ट, बट द सेम टाइम इट इज ऑल्सो ट्रू कि now it is possible to detect it. When there was no internet, there was no Turnitin, you cannot detect it. किसने कॉपी किया कहाँ पर कोई पता ही नहीं लगता था। एक पूरी की पूरी थीसिस अगर कहीं से भी कॉपी हो जाए तो कोई एक प्रोफेसर थे मैथमेटिक्स के जेएनयू में, तो ही कोटेड वन एग्जांपल, he submitted some article in UK journal, some he is a mathematician, and his article was redacted. And same thing happened in UK itself कि somebody, the same editor, reviewer जो रेफरी था उसने उन्हीं का आर्टिकल अपने नाम से पब्लिश कर दिया। मतलब he given rejection to his article और जर्नल ने इंटीमेट कर दिया, फिर दूसरे जर्नल में वही आर्टिकल अपने नाम से पब्लिश कर दिया, और उनको उसके बारे में 10 साल के बाद पता लगा कि ऐसा हुआ। 10 साल तक उनको पता ही नहीं था कि मेरा आर्टिकल किसी और नाम से पब्लिश हो चुका है, क्योंकि वहाँ उस समय ना तो इंटरनेट था ना कुछ था, तो वो तो कभी किसी उस जर्नल का इशू उनको मिला तो उन्होंने देखा। सो नाउ इंटरनेट इज गुड, इट हैज बोथ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। So basically it's very important, like you have to make a good case, good infrastructure, you have to make lot of education and training program, और सबसे जरूरी है लोगों को कन्विंस करना, because I will tell you still many people believe that this is just an ethical issue, कोई बात नहीं है, गलती हो गई छोड़ दो। Actually that attitude need to be changed, because it's a offense, it is something, it is downgrading the reputation of individual as well as, हम लोग कहते हैं ना स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, लेकिन उसके बाद भी लोग इसी तरीके से इस प्रॉब्लम के साथ है कि हम कहते हैं गलत है बट वी डोंट टेक फर्म एक्शन टू स्टॉप इट, एंड दैट इज रिक्वायर्ड। एक केयरलेस एटीट्यूड के साथ साथ रेफरेंसिंग स्किल्स की डेफिनेटली देयर इज ए लॉट ऑफ नीड टू हैव गुड रेफरेंसिंग स्किल्स। सो people say it is an ethical issue, so I don't believe it. Now I give you an example. अब penalties तो ये slide में आपको जाने की जरूरत नहीं, because you have penalties clearly written in this. तो ये penalties को आपको bother होने की जरूरत नहीं, आपको इसकी bother होने की जरूरत है। 12 नंबर जो इसमें लिखा हुआ है, this is a old slide. This problem is not of countries like India, China or other developing countries. This is everywhere, even in Europe or in US or all the best developed countries. The problem is everywhere. See, this German education minister, she has to resign and her PhD title was removed because it was found that she has deliberately copied contents from somebody else and not given the citation. There were number of doctors in this Gulf medical King Abdul Aziz Medical in Jeddah, and they were smart. They were we call it habitual plagiarist. They plagiarized 9 articles, series of 9 articles, and one of their article was published in 2 journals with different titles. So we call it habitual plagiarist. They know what, and it's not one person, it's a group of doctors. This is the case I was referring to you, this fake articles. Even recently one professor in IIT Kanpur, he was found like having this kind of, this is 3 articles have been rejected from Science in India. Even sometimes teachers copied each other's, they steal the contents of the colleagues. This was happened in Pune University, but they were punished even before this. Like we are proposing some stopping increment, but this was done in this case. Increment was stopped and they were barred from guiding PhD students. And sometimes people take extreme steps. This gentleman was one of the 9 authors.
this article was retracted and he committed suicide because he, so you have to be very careful when you are choosing a co-author. You may not be at fault, आपने कोई गलती नहीं की है, लेकिन जो आपका co-author है अगर वो और खासकर जो सुपरवाइजर्स हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी वार्निंग है कि मतलब बहुत अपना नंबर ऑफ आर्टिकल्स बढ़ाने के लिए और किसी का भी कोई भी, और या कुलीग्स आपस में जो प्रोफेशनल कुलीग्स हैं वो खुश होते हैं कि मेरा नाम दिया जा रहा है, लेकिन ये बहुत डेंजरस भी है कि कई बार अगर उसने मैं एक CSR की इन्वेस्टिगेशन कमेटी थी, उसमें CSR DG ने कमेटी बनाई कि कई सारे साइंटिस्ट के खिलाफ चार्जेस थे प्लेजरिज्म के, तो एक साइंटिस्ट को हम जब इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, इंक्वायरी कर रहे थे, तो कहते जी मुझे नहीं पता ये आर्टिकल मेरे स्टूडेंट ने छापा था, मुझे बताया भी नहीं उसने मेरा नाम दिया है इसमें, तो आई डोंट नो अबाउट दिस आर्टिकल, मेरा जो भी किया मेरे स्टूडेंट ने किया, मैंने कुछ नहीं किया। अनफॉर्चुनेटली फॉर हिम उनका जो परफॉर्मेंस अप्रेजल की कॉपी भी हमारे पास थी और उसमें उन्होंने उसको क्लेम किया था प्रमोशन के लिए, तो उनसे पूछा ये बताइए आप इसके ऊपर प्रमोशन तो ले सकते हैं, अब पनिशमेंट नहीं थे यार, तो कई बार और वो वहाँ पर फंस गए क्योंकि कॉन्ट्रैक्टरी था कि आपने प्रमोशन के लिए उसको आपने क्लेम किया है कि ये मेरा आर्टिकल है और यहाँ पर आप डिस्क्लेम कर रहे हो, तो वो तो बेसिकली वी हैव टू वेरी केयरफुल व्हेन यू आर चूजिंग ए को-ऑथर, the person should be reliable and trustworthy, and also you should be 100% sure that what other person is writing is correct, only then you should accept co-authorship. Same thing happened in one university, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये permanent नहीं है title. Somebody did, there was a girl who did MPhil from this Bhai Veer Narmad Gujarat University, South Gujarat University. Somebody knows it कि इसने plagiarize किया है, तो होता है ना कई बार जैसे आजकल RTI और वो सब चलता है, somebody filed a complaint कि हर MPhil is based on plagiarized content, तो एक कमेटी बनाई गई इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो when committee was investigating during that period she committed suicide because she knows कि it is I have done wrong और वो पता लग जाएगा, तो she was not able to bear the burden of that problem. तो कई बार और एंड में पता भी यही कमेटी ने यही बताया कि it was a plagiarized. So this is something very dangerous kind of thing. Number of cases, I will not go more into that. Publishers are aware of that. There is a committee on publication ethics, which I think almost every publisher is part of it. That committee meet time to time and they decide on the process of taking action and checking and all those things. So they have a flow chart for pre-publication चेकिंग एंड पोस्ट पब्लिकेशन चेकिंग, ये स्लाइड से आप देख सकते हैं, विजिबल नहीं होगा क्लियरली. तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट प्रोसेस मोस्ट ऑफ द पब्लिशर्स आर फॉलोइंग दिस प्रोसेस व्हेन यू सबमिट एन आर्टिकल. एक चीज मैं आपको बताऊं कि अब किसी भी अच्छे पब्लिशर के साथ आपका प्लेजराइज आर्टिकल पब्लिश नहीं हो सकता, वो पहले कभी हो गया, अब नहीं हो सकता, क्योंकि द फर्स्ट थिंग दे डू इज चेकिंग थ्रू सॉफ्टवेयर, उसके बाद ही वो रिव्यूअर या रेफरी के पास भेजते हैं, उससे पहले नहीं भेजते हैं. और एक मैं आपको स्टैटिस्टिक्स बताता हूँ कि नेचर का जो कुछ समय पहले की बात है, दे वर नॉट चेकिंग बिफोर सेंडिंग इट टू रेफरीज, डायरेक्टली इट वाज सेंड टू रेफरीज एंड देयर वाज 750 आर्टिकल्स, उसमें से 15% आर्टिकल्स वर रिजेक्टेड बिकॉज ऑफ प्लेजरिज्म आउट ऑफ 750, जो कि रिव्यूअर ने अप्रूव किया था पब्लिश होने के लिए. नेचर जर्नल की बात कर रहा हूँ जो कि वन ऑफ द बेस्ट जर्नल. 15% आर्टिकल वर रिजेक्टेड बेसिस ऑफ प्लेजरिज्म सिमिलरिटीज. लेकिन ये एक्शन वेरी करता है, एवरीबडी इज नॉट वेरी यूनिफॉर्म इन टेकिंग एक्शन. कई बार तो पब्लिशर देखता है कि जैसे इन CSR के एक केस ऐसा भी था हमारे सामने जो कमेटी ने हमने इन्वेस्टिगेट किया कि देयर वाज अ वेरी गुड साइंटिस्ट, he submitted 2 articles simultaneously using the same data, and rule is that you cannot use same data, maybe with little difference, it is not, अगर डेटा सेम है तो उसमें आप यू कैन यूज इट एज अ रेफरेंस टू अदर. अगर एक आर्टिकल में आपका वो डेटा पब्लिश होता है उसको दोबारा रीयूज कर सकते हैं रेफरेंस देके आप, लेकिन सेम टाइम में दोनों को आप एक साथ नहीं सबमिट कर सकते सेम डेटा के साथ में. ये दिस इज वन ऑफ द रूल ऑफ द पब्लिशिंग. तो जो दोनों एडिटर थे, दे हैव
चेकिंग सिस्टम, इनका जो डेटाबेस है जैसे एल्सेवियर का डेटाबेस है, इट इज एक्सेसिबल टू एवरी एडिटर नाउ, कि वो उस डेटाबेस में चेक कर सकते हैं. तो दे फाउंड सिमिलरिटीज, तो देन इशूड द वार्निंग टू दिस पर्टिकुलर ऑथर, और उनके डायरेक्टेड जर्नल को भी वार्निंग लिखी गई कि आपके जो एक ऑथर है उन्होंने ऐसे ऐसे किया है, एंड आस्क हिम टू विथड्रॉ द आर्टिकल. तो कमेटी में यही इशू था कि यू हैव डिफेम द इंस्टीट्यूशन नेम बाय डूइंग दिस. पब्लिश तो हुआ ही नहीं, कि प्लेजराइज तो नहीं हुआ, लेकिन इट्स ए काइंड ऑफ डिफेमेशन और काइंड ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ द रेपुटेशन ऑफ द इंस्टीट्यूट. तो यू हैव टू वेरी क्लियर. तो एल्सेवियर ने कोई रिट्रैक्ट नहीं किया, जस्ट कहा कि यू विथड्रॉ योर आर्टिकल, दैट्स ऑल. सो द एक्शन वेरीज फ्रॉम केस टू केस बेसिस. देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी इन एक्शन. समटाइम दे टेक वेरी minor action, sometimes they take immediate some middle level and then severe action also. But one thing is true, that whenever such articles are being found, they get it retracted, and number of retraction cases are increasing. Suppose this is the old data. In 2001 it was 22 articles retracted, and in 2010 the figure was 339. I don't have current figure. So believe me, it is not an ethical issue, it is a punishable offense. First of all, most painful is your reputation is gone. Your career is built up on the basis of your quality of research. हम लोगों के लिए जो API वगैरह पे इतना सारा फोकस क्यों रहा? क्योंकि एक रिसर्च परफॉर्मेंस को यूनिवर्सिटी UGC वांट दैट पीपल शुड डू रिसर्च, और उसमें जो API पॉइंट्स वगैरह बनाए गए वो किसके बेसिस पे थे? कि हम अच्छी रिसर्च करें, जिससे कि जो द मोर रिसर्च ओरिएंटेड पीपल शुड गेट बेनिफिट इन सिलेक्शन. लेकिन उसका उल्टा हुआ हमारे साथ, कि वहाँ पर वो हर मोहल्ले में एक पब्लिशर शुरू हो गया, और वो एक ही जर्नल का इशू पब्लिश करता था, आपका ही आर्टिकल पब्लिश होता था उसमें, और आपको उसका API स्कोर मिल जाता था. तो क्योंकि मैं बहुत सारी कमिटीज़ का मेंबर रहा हूँ, जहाँ पर मैंने बहुत गालियाँ भी खाई हैं, बहुत मेरे को थ्रेटनिंग कॉल भी मिली हैं. कईयों ने तो मेरे खिलाफ RTI लिखना शुरू कर दिया जब मैंने उनके खिलाफ रिपोर्ट पे प्रेजेंट की. तो बेसिकली ये सब चीज़ें हैं, बहुत बड़ी हैं. API की वजह से रिसर्च की क्वालिटी बहुत डाउन हुई है हमारी, जो राइटिंग की बात हम लोग कर रहे हैं. तो UGC को शायद समझ में आना चाहिए कि यू कैन नॉट फोर्स पीपल टू डू रिसर्च. रिसर्च इज ए काइंड ऑफ सेल्फ motivated kind of thing, कि if I feel I want to be a good researcher, only then I will do research. और हर किसी को रिसर्च में इंटरेस्ट भी नहीं होता. अगर if suppose somebody is good in teaching, let them do the teaching. Why you force them to do the research? और दूसरा, अगर कोई रिसर्च ही करना चाहता है, तो फिर प्रॉब्लम ये भी है कि हमारे यहाँ जो आपको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में किसी भी प्रोफेसर के पास 1 या 2 से ज़्यादा स्टूडेंट नहीं होता PhD गाइड करने के लिए. हमारी JNU में 22 स्टूडेंट एक प्रोफेसर के पास है. आप सोचिए ना कि, और देयर वाज एग्जांपल, देयर 40 स्टूडेंट्स वर देयर विद वन ऑफ द प्रोफेसर. अब बताइए वो 40 स्टूडेंट को रिसर्च कहाँ से आएगा? व्हेन यू आर गाइडिंग 40 स्टूडेंट, आपको पढ़ाना भी है, आपको 40 स्टूडेंट को गाइड, तो बेसिकली, और उसके ऊपर काफ़ी सारे लोगों ने शोर मचाया कि UGC की जो गाइडलाइंस आई हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा है. 8 स्टूडेंट इज, आई स्टिल बिलीव इज अ वेरी लार्ज नंबर. Because if you want to do quality research, you have to focus on the career of this one. So let's move to the another part. ठीक है, आपने सब कुछ अच्छा किया है. You are not doing anything wrong. You are not intentionally plagiarizing, but there are chances that there may be some mistake. Now, how to detect that mistake? How to detect and how to ensure there is no plagiarism in your contact? Then comes the role of anti-plagiarism detection tools, or I think you are using Turnitin here. So basically I will speak more on Turnitin. बाकी सॉफ्टवेयर्स के बारे में बात नहीं करूंगा. Turnitin is one of the best software in the world, so you are lucky to have that software in your university. How we decide which is the best software? There are a lot of I see a lot of mails from, there is a number of Indian vendors who are creating some software. We have world-class software and all this. So let me clear what is the definition of a world-class plagiarism software. Not based on the software.
the best software is which is having access to the maximum contents. So the quality of software is judged in case of plagiarism that from how much BAB content it is checking the contents, comparing your contents. So in that context, why Turnitin is having a monopoly all over the world? It's not a problem of India. Turnitin is having a monopoly all over the world, and because of one reason. It has largest number of contents. It is linked with Crossref, and see, 45 plus billion web pages, 337 million archived student paper, 130 million articles from 110,000 journals, and then large number of books and all those things. So almost every web content they have access to it. So when you check your contents, when you compare your article or a book, it compare with entire web and then give you the report. So when you check same contents with Turnitin or any other software, you will find a huge difference in similarities. There is another software called Urkund जो UGC ने provide किया. Even Urkund, you will find at least minimum 10% difference between similarities. और अगर आप किसी इंडियन सॉफ्टवेयर से करेंगे तो हो सकता है 20-25% का डिफरेंस मिलेगा. तो कई बार वो पैसे के लालच में यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है कि वो सोचते हैं कि नहीं ये टर्निटिन तो बहुत एक्सपेंसिव है, हम लोग इंडियन सॉफ्टवेयर ले लेते हैं. तो वो दैट क्लैरिटी हैज़ टू बी देयर कि इट्स नॉट द क्वालिटी इज बेस्ड ऑन द कॉन्टेंट्स. बेसिकली हाउ इट वर्क्स, basically it help you, no software will tell you it is a plagiarism or not. It give you, it checks the originality. It can be used for any kind of contents. Turnitin is having a student guide relationship. Now it depends how you are implementing it. If you are implementing Turnitin, giving accounts to each and every student, then ensure ki student, the faculty account should be properly created. I implemented in JNU. The big problem was the faculty was not using it all. Very few faculty were using it regularly. तो होता क्या था कि जो faculty नहीं use करा तो student का account अपने आप ही create नहीं हो पाएगा. तो only those faculty who are active in use, only they should be provided account. क्योंकि वो student का account तभी create होगा जब faculty का account active होगा. इसमें जो अगर आप submission के basis पे library में there is one way कि अगर आप cost effective चाहते हैं centralized way, keep it in the library and everything is checked from there. There is a ways depending upon your financial. तो इसमें basically there is a system of university administrator account. The person who is the administrator account is only allowed to delete any submitted contents. एक प्रॉपर ट्रेनिंग जरूर कराइए उसकी, और जो भी मैनेज करता है उसको पता होना चाहिए कि जब अकाउंट सेटिंग आप क्रिएट करते हैं, दे शुड नॉट बी ऑप्शन ऑफ नो स्टैंडर्ड रिपोजिटरी. कई बार क्या होता है, मेरे पास क्वेरीज आती है, सर हमने एक चेक किया था, नेक्स्ट टाइम जब चेक किया था इट इज शोइंग 100% सिमिलरिटीज. वो 100% सिमिलरिटीज क्यों शो करता है? क्योंकि जो जिसने भी पहली बार चेक किया उसने उसमें अकाउंट सेटिंग गलत की हुई थी. उस अकाउंट सेटिंग में कभी भी स्टैंडर्ड रिपोजिटरी ऑप्शन चूज नहीं करना चाहिए. इट शुड बी नो ऑप्शन, नो रिपोजिटरी. तो इसमें जो बेसिकली इट प्रिवेंट प्लेजरिज्म, नॉट डायरेक्टली, it detect plagiarism, but it prevent because you able to know it, so you can improve it. It give you a kind of this kind of report. Left side is your contents and right side is the similarities. Now see, using a software is very important, particularly those who are checking the contents. First they should know what to be excluded and how to exclude. Exclusions are very important. Somebody say कि setting is 14 words. The 14 word is the maximum limit. According to international style, anything beyond 4 words should be cited. ये एक international rule है. But there are certain kind of variations in, जैसे scientific methods हैं, science में हैं. कई बार materials and methods same होते हैं. तो उसमें आपको you have option to choose between 4 to 14 words. कि वो कोइंसिडेंटल जो सिमिलरिटीज हैं 4 to 14 वर्ड्स अलाउ है, बट ये कोई यूनिफॉर्म नहीं है. यूनिफॉर्म सिर्फ 4 वर्ड्स है.
Only 4 words are always allowed. But beyond 4 to 14 words, it is up to the discretion of the supervisor or the author to decide कि these 14 words are coincidental or not, or it is not copying. तो वो एक exclusions में और भी बहुत सारी चीजें हैं कि जो इवन आप इसमें देखेंगे रेगुलेशन में भी exclusions की एक लिस्ट दी हुई है. इसमें जो रेफरेंसेस हैं these are excluded. अब एक बहुत बड़ा डिबेट इस चीज पर भी है कि how much you can quote, how much you can take from the sources. Like if there are 60% material from the sources, only 40% is original. So it is up to the subject expert, the supervisor to consider, is it mandatory to have so many references? Is it a need of that particular subject or the contents? Because that there is no international rules on that. वो इंडिविजुअल के ऊपर है, वो डिसाइड करेगा. एक्सेसिव कोटिंग भी प्लेजरिज्म कंसीडर की जाती है. अगर आप किसी आर्टिकल को पब्लिश करने भेजेंगे तो वो जो एडिटर होगा वो देखेगा कि कितना इसमें कोटिंग कितना है. दे विल जनरेट 2 रिपोर्ट्स, वन विद कोटेशन एंड अनदर विदाउट कोटेशन. देन दे विल सी द डिफरेंस कि दोनों में कितना डिफरेंस है. तो ये जो एक्सक्लूजन्स है उसकी एक फिल्टर सेटिंग जो भी करे, पर्सन शुड अंडरस्टैंड कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सोशल साइंसेज एंड साइंसेज. और जो भी एक्सक्लूजन्स है उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होना चाहिए. ये नहीं होना चाहिए कि एक स्टूडेंट आ रहा है उसके लिए फिल्टर कुछ और है, दूसरे स्टूडेंट के लिए फिल्टर चेंज कर दिए गए. वो फिल्टर्स कॉमन होने चाहिए. उसके लिए पूरा रिटन पॉलिसी होनी चाहिए कि हम इतना वर्ड लिमिट अलाउ करेंगे या हम ये इतना करेंगे. वो आपकी पॉलिसी में एवरीथिंग शुड बी प्रॉपरली रिटन. बेसिकली देयर आर सम अदर एक्सक्लूजन्स, आप इसको देख सकते हैं. बट वन थिंग इज you can remove or you can reduce the similarities. What you have to do in Turnitin, whatever similarities are there, it is marked and color coding is there. अगर कलर प्रिंट आउट आप ब्लैक ले रहे हैं तो उसमें कलर कोडिंग नहीं आएगा, लेकिन नंबरिंग जरूर आएगा. नाउ यू हैव टू कंपेयर विद द ओरिजिनल सोर्स के जो आपकी सिमिलरिटीज दिखा रहा है ये कोइंसिडेंटल है या फिर आपने कॉपिंग की है. तो व्हाट आर द वेज टू रिमूव एंड रिड्यूस इट? फर्स्ट थिंग इज दैट इफ इट इज essential to be there, then you cite the source. आपको लगता है वो कंटेंट जरूरी है, रखना ही पड़ेगा आपको, तो आप प्रॉपरली लिंक करिए उसको रेफरेंस से. हो सकता है आपने रेफरेंस दे रखा हो तब भी वो लिंक कर रहा हो. वो किस लिए देगा कि वो रूल के हिसाब से कि आपने स्टाइल कौन सा चूज किया, एपीए. एपीए में रेंडरिंग क्या है, तो उस रेंडरिंग को चेक करिए कि रेंडरिंग प्रॉपर है कि नहीं है. और अगर आप मैनुअली यूज करेंगे तो रेंडरिंग ऑटोमेटिकली सही होगी, लेकिन अगर आप मैनुअल रेंडरिंग करेंगे तो उसमें चांसेस गलत हो सकते हैं. तो मैनुअल रेंडरिंग में चांस क्या होता है कि आपने रेफरेंस तो दिया हुआ है लेकिन वो प्रॉपरली लिंक नहीं है, तो वो उसको भी सिमिलर शो करेगा. तो उसको प्रॉपर लिंक करिए. आपने रेफरेंस दे ही नहीं रखा तो रेफरेंस दे सकते हैं. सेकेंडली आप उसको डिलीट कर दीजिए अगर आपको लगता है कि उसके बगैर काम चल सकता है. उसके लास्ट ऑप्शन ये है कि अगर आप उसको रखना भी चाहते हैं, और जैसे कि कोटेशन है, कोटेशन में एक रूल है कि आपको आप यू कांट चेंज द कंटेंट्स. कोटेशन मींस एज इट इज वर्बेटिम यू हैव टू यूज इट. बट आपको वो पूरा का पूरा, लेकिन कोटेशन की एक लिमिट है कि अप टू 39 वर्ड्स यू हैव टू गिव इन विद इन कोट्स, एंड उसके बाद फिर लेफ्ट इंडेंटेड देना है. तो अगर आप उसको ज्यादा कुछ देना चाहते हैं तो उसका बेस्ट तरीका है कि आप उसको रीराइट करिए अपनी लैंग्वेज में. यू मस्ट रीराइट इन योर ओन लैंग्वेज, लेकिन उसके साथ साथ भी यू हैव टू गिव द साइटेशन. Rewriting in your own language doesn't mean that you are not supposed to give the citation. You have to give citation. Even if you are borrowing an idea from a source, even then you have to cite a source. Text may not be matching, but if idea is the same, then even then you have to give the citation. So this particular report, you have to analyze, you have to rewrite to reduce the similarities. Because now, as per the regulation, you cannot have more than 10% similarities in this your contents. So to bring out to 10%, and I will tell you, it is very much possible. I have seen theses with 0% similarities.
I have seen theses with very 1 or 2% similarities. It depends upon you how smart you are in the writing, how you are properly following the rules, and how original you are in writings. Even if you are using references, properly cite it. So this detection tool will give you a kind of method to avoid plagiarism, to also to check if there is anything wrong, you can correct it before final submission. Anything about your similarities or exclusions or turnitin, इसके बारे में कोई भी सवाल हो तो आप मुझे बताइए, because this is very important कि आप करेक्ट तभी करेंगे जब आपकी समझ में आएगा कि ये सिमिलरिटीज हैं क्या, क्योंकि पहले तो क्लियर है कि कोई भी सॉफ्टवेयर आपको ये नहीं कहेगा ये प्लेजरिज्म है, वो सिमिलरिटीज जो भी वेब कंटेंट्स पे सिमिलरिटीज दिखाई देंगी वो सब कोड कर देगा यहाँ पर. Now you have to, your library staff will give you the report. They are not the subject expert. They will not help you in correcting it. You have to correct, your supervisor has to correct it. Now how it has to be corrected, that is the method I have explained to you. Either you rewrite it or you delete it or you link with the reference or you give the reference. So any clarification or इसमें कोई भी कुछ हो तो मुझे बताइए, तो then we'll move to next, right? So now this was the old practice कि कोई यूनिवर्सिटी कहती थी कि हम 25% लिमिट है हमारा, कोई 30% है, but now this has all gone. Now as per the new regulation of UGC, you cannot have more than 10% similarities. So this is all old. Now let's move to the next part of my presentation, how to avoid. See, the best way of avoiding plagiarism is be honest. If you are not doing any manipulation, if you are not intended to do something wrong, I'm sure there will not be any plagiarism. And how to be confident in writings? See, you must familiarize yourself with the resources available in your library. I can tell you one thing, without visiting library, you cannot do research. Without using library resources, you cannot do any research. If you are doing without using library resources, then it is totally a fake research, or nobody can trust that research. Because without knowing what is happening all over the world, who has done what earlier, and because idea comes through the different referencing and readings only. So you must familiarize yourself with the library resources. What are the resources available in your area of interest? Like many times I saw that I used to receive mails from the students that, sir, please subscribe this journal. That journal is already available in the library, but they never have seen it. They have not gone to the library to check the journal, or they have not seen the website that the journal is already accessible to them. So sometimes like library orientation is very important in that, because beginning of the semester, and my suggestion is that those centralized orientation programs are not very popular. Nobody turns up. जब classes शुरू होती हैं, हर कोई अपना कार्ड बनवा रहा है, कोई फीस जमा कर रहा है. Nobody is having time to. So better to plan it school wise. Coordinate with your dean or department head and ask them to fix up some classes in the session, during the session, and then individually organize, because sometimes it is important to plan the orientation according to the subject. Like instead of showing each and everything to them, show them subject specific databases. Like science student may not be interested much on the social sciences, so just focus more on science and give some kind of information. So this orientation is very important to help them in understanding and familiarizing with the library resources. How to cite, as I mentioned earlier also, we should have a course curriculum or some kind of workshop awareness on reference management and citation system. Guidelines are very important. When you start PhD, you must read the guidelines given by your university and also the guidelines of the PhD given by the UGC, any funding agency. Interestingly, many times I have come across that people first write the article and then they look for a journal. But it should be the other way around. First you decide in which journal you want to publish your article, and you write the article according to the guidelines of that particular journal. क्योंकि होता क्या है कि आपने आर्टिकल लिख लिया, फिर आप भेजते हैं तो उस जर्नल के अगर फॉर्मेट के अकॉर्डिंग जर्नल आर्टिकल नहीं है तो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, कोई आपको रिजेक्ट कर देगा, तो रिजेक्शन चांसेस बढ़ जाते हैं.
और इसके लिए आई थिंक लाइब्रेरी शुड ऑर्गेनाइज सम काइंड ऑफ ऑथर वर्कशॉप। आप लोग एडिटर्स को बुलाइए डिफरेंट जर्नल्स के, और उनको सब्जेक्ट स्पेसिफिक, कभी एल्सवियर को बुलाइए, कभी स्प्रिंगर को, टेलर एंड फ्रांसिस को, जो भी जिस एरिया में है, एंड मस्ट ऑर्गेनाइज स्पेसिफिक ऑथर वर्कशॉप ऑन हाउ टू राइट, हाउ टू गेट इट पब्लिश, क्योंकि most of the journal publishers have some kind of common way of accepting or rejecting articles. So this is very important to enhance them. Organize research methodology workshop, English remedial courses, training in reference management tools, library, all these things are very important. How to read and understand a particular readings. It is very important to understand and differentiate between a fiction reading or a research reading. How to get best out of the reading. ये बहुत अच्छा आर्टिकल है, आप इस पर लिंक पे क्लिक करेंगे, written by this Dennis, that how to get best out of the readings. And must have an account if you are using like if you have some kind of Turnitin account is provided to everybody, then you should have an account. But reference management tools, everyone should have an account. It's a free software, it's available. You need not to spend any money on that. So you must have account in reference management tools, research forum. You should be part of research forums, online discussion group. How many of you know about this ORCID? आप में से कितने लोग registered हैं? Only one. And this is just like Aadhaar card for Indian citizen. It is must for every researcher. What is the advantage? सबसे फ्री है, कोई चार्ज नहीं है इसमें, जाके आपने अपना प्रोफाइल क्रिएट करना है और एक आपको आईडी मिल जाएगा, तो फ्री है, कुछ पैसा नहीं खर्च करना। सेकेंड एडवांटेज क्या है इसका? व्हेन यू राइट एन आर्टिकल, सपोज आई एम रमेश सी गौड़, देयर मे बी नंबर ऑफ रमेश सी गौड़, सो व्हेन द साइटेशन इज गिवन इट कैन गो टू एनी रमेश सी गौड़। नाम के बेसिस पे कोई भी सर्च इंजन डिफरेंशिएट नहीं कर सकता, तो चांसेस हैं कि आपका आर्टिकल किसी और की साइटेशन, आपको पूरा साइटेशन मिल ही नहीं रहा उसमें। इवन स्कोपस और वेब ऑफ साइंस में जब आप सर्च करेंगे तो यू विल रियलाइज कि आपका नाम के साथ साथ किसी और का नाम भी जुड़ा हुआ है। इफ यू हैव दिस ऑर्किड आईडी, योर साइटेशन विल गो टू यू ओनली। व्हेन यू आर सबमिटिंग एन आर्टिकल, यू नीड टू पुट योर प्रोफाइल, आई एम सो एंड सो डूइंग दिस दैट। But if you have an ORCID ID, just give an ORCID ID. Every data is available here and every publisher is linked with that. उस पब्लिशर के पास सारी इंफॉर्मेशन आपकी आईडी के थ्रू मिल जाएगी कि ये सो एंड सो है, तो आपको कहीं को कुछ देने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा एक एडवांटेज इसका जो है कि विद इन ए यूनिवर्सिटी यू विल बी कनेक्टेड, और आप जो इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी बनाना चाहते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो, जैसे मान लो कि आपको आर्टिकल डाउनलोड करने हैं एक पर्टिकुलर फैकल्टी के, और उसकी ऑर्किड आईडी है, तो आपके लिए डाउनलोड करना बड़ा आसान है। नाम से तो हो सकता है कि किसी और का भी आर्टिकल उसमें आ जाएगा, लेकिन आप अगर ऑर्किड आईडी से आर्टिकल डाउनलोड करेंगे तो उसी आदमी के आर्टिकल्स आएंगे जिसकी वो ऑर्किड आईडी है, तो इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी में बहुत हेल्प करता है। उसके अलावा जो यू मस्ट बी ऑन दीज प्लेटफॉर्म, रिसर्च गेट और एकेडमिया। आपको पता है रिसर्च गेट के कितने फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल है, जो कि आपकी लाइब्रेरी सब्सक्राइब नहीं करती, वो सब एक्सेस आपको मिल जाता है यहाँ पर। और कैसे मिलता है, उसके लिए आपको रजिस्टर करना पड़ता है। इट इज़ नॉट अ ओपन एक्सेस वेबसाइट, यू हैव टू रजिस्टर, यू हैव टू अकाउंट, बट इट इज़ फ्री, देयर इज नो चार्जेस फॉर इट। अभी कुछ दिन पहले आपको पता है रिसर्च गेट के खिलाफ बहुत सारे पब्लिशर्स ने केस किया था। क्यों केस किया था? कि यहाँ पर आप फ्री एक्सेस मिल जाता है आपको आर्टिकल्स का, और वो आर्टिकल के साथ साथ यू नो व्हाट हाउ द रिसर्च प्रोग्रेस, कि कौन आदमी किस एरिया में क्या रिसर्च कर रहा है, आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट में कितने लोग रिसर्च कर रहे हैं। तो इट इज जस्ट लाइक ए सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म बट डिफरेंट। हियर नोबडी विल अपलोड इट्स फोटोग्राफ्स, और लाइकिंग और डिसलाइकिंग का वो सब कंसेप्ट नहीं है इसमें। ये है कि ओनली फॉर एनहांसमेंट ऑफ योर नॉलेज ऑन सब्जेक्ट नॉलेज, सेम एकेडमिया। तो ये सी, for a good researcher it is important to be part of all the relevant, see we are in a technology age and technology is very very important. मैं इसके बगैर जी नहीं सकता जो आईपैड मेरे पास है, क्योंकि मेरी पूरी लाइफ इसी में है, मेरे सारे ईमेल अकाउंट सब कुछ, मेरा सोशल नेटवर्किंग। और जब मैं ट्रैवल करता हूँ तो इसमें या तो मैं ई बुक्स या ई जर्नल आर्टिकल्स डाउनलोड कर लेता हूँ पहले से ही, कि चाहे इंटरनेट हो कहीं ना हो,
मैं वो आर्टिकल पढ़ता रहूँगा, वो ई बुक पढ़ता रहूँगा, बहुत आसान है मेरे लिए पढ़ना। इसमें ये सब प्लेटफॉर्म पे आपका होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ एक प्लेटफॉर्म और है मेंडली। अब मेंडली के बारे में मैं आगे बताता हूँ आपको। Apart from that, it is important to be that you should have a kind of some formal method of systematically recording your research progress. What I mean, research diary, like whatever PhD is 3 to 4, 5, 6, 7, 8 year process, and such a long duration. You may be referring thousands of articles or number of books or e-books. So it is very difficult for you to maintain the memorize it, because when you will be writing thesis after 4 years, you may not be remembering which article you have referred. Sometime it is, see, एक रीजन और प्लेजरिज्म का है कि आप इतनी सारी आर्टिकल्स पढ़ते हैं और आप भूल जाते हैं कि ये मैंने आइडिया कहाँ से लिया था। तो उसमें क्या होता है कि वो रेफरेंस आपको याद ही नहीं होता, तो आप लिख तो देते हैं लेकिन रेफरेंस नहीं, लिंक नहीं दे पाते उससे। तो अगर आप ये सब करना चाहते हैं, उसके लिए देयर इज ए टूल कॉल्ड मेंडले। मैं आपको ये मैनुअल डायरी बनाने की बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग बिकॉज आई एम ए टेक्नोलॉजी पर्सन, आई ऑलवेज रिकमेंड टेक्नोलॉजी। मेंडले में ये जो सारी चीजें मैंने लिखी है ना, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन मेंडले। मेंडले इज सच ए गुड टूल कि आपको, जैसे आप आर्टिकल फोटोकॉपी करते हैं, क्या करते हैं उसमें हाईलाइट करते हैं, अंडरलाइन करते हैं, कहीं पर वो हाथ से लिखते हैं कि आई वांट टू यूज दिस एज ए कोटेशन, आई वांट टू यूज दिस एज ए पैरा और समराइज इट और ऑल दिस, वो सब चीज इसमें मेंडले में भी कर सकते हैं आप। और एडवांटेज क्या है, फोटोकॉपी कहीं मिसप्लेस हो सकता है, लेकिन ये मेंडले में जो आप सेव करेंगे ना अपने रिकॉर्ड में, वो जब तक आप डिलीट नहीं करेंगे तब तक कहीं मिसप्लेस नहीं होगा, वो हमेशा रहेगा, जब तक आपका अकाउंट रहेगा तब तक रहेगा। तो ये जो डायरी बहुत ज़रूरी है कि मेंडले जैसा सॉफ्टवेयर आप यूज करें। So basically whenever you want to write a paper or you want to write your thesis, it is important that you should write a draft first, and in that draft sometimes you may not be perfect, so you can take help from your colleagues or also from your supervisor in revising the draft and also getting it corrected. I have seen some kind of mentality of the some of the student. I don't know, it may not be true for everybody, but I have seen some of the students. There are a number of students used to come to me कि सर मेरा ये चेक कराना है टर्निटिव से। मैंने कहा यू हैव एन अकाउंट विद योर टीचर, व्हाई डोंट यू गेट इट चेक? कि नहीं मुझे टीचर को नहीं दिखाना, उसको नहीं बताना मुझे, मैं तो मैंने कहा व्हाई यू डोंट वांट टू शो टू योर टीचर? नो सर, आई एम गेटिंग इट पब्लिश समवेयर, आई एम नॉट एक्नॉलेजिंग हिम, so we should have that kind of fear in mind, because your teachers are just like your parents. They are your well-wishers. You should take them in confidence because they can help you in improving the quality of the paper. See, basically कभी भी आप कोई भी चीज़ छुप के करेंगे उसमें क्वालिटी नहीं आएगा, चाहे वो पेरेंट्स से छुप के करें या टीचर से छुप के करें। तो बी श्योर कि जब आप रिसर्च राइटिंग्स करते हैं, डेफिनेटली आपका परसेप्शन हमेशा इंप्रूव होता है। जो दूसरा कोई देखता है ना, इवन आपका कोई कुलीग भी पढ़ेगा, वो भी कुछ ना कुछ अच्छी चीज बताएगा आपको उसमें ऐड करने के लिए। और दूसरा, उस दिमाग से फियर निकाल दीजिए, कोई कॉपी कर लेगा, क्योंकि जनरली एक मेंटेलिटी होती है कि मेरा आइडिया कोई और ले लेगा, या वो एक्चुअली हम बहुत इस सिंड्रोम से हम बहुत ज़्यादा ग्रसित हैं कि हम किसी को दिखाएंगे या बताएंगे तो कोई और उसको बोरो कर लेगा या कुछ। बेसिकली ऐसा ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। और राइटिंग्स के लिए तो बहुत ज़रूरी है कि दूसरों की ओपिनियन लेना, ड्राफ्ट पे ओपिनियन लेना, उनसे कंसल्ट करना, क्योंकि कई बार हो सकता है कि आपने 20 पेज का आर्टिकल लिखा और बाद में पता लगा कि उसमें कुछ कंटेंट्स थे ही नहीं। तो आपके वो एफर्ट्स, अगर आप शुरू में एक ड्राफ्ट बनाते हैं, हेल्प लेते हैं अपने टीचर से या अपने किसी सीनियर से, तो दैट विल हेल्प यू इन, सो दिस इज फर्स्ट थिंग विच आई, एंड दे कैन हेल्प यू इन प्रॉपरली राइटिंग इट। इन plagiarism, one of the issue is integrating sources, क्योंकि when you are reading a article on same topic, when you are reading a book on same topic, you are reading a newspaper item, you are reading a web article, or you are reading a blog, or you will be referring multiple sources on a same topic. Now how to integrate those sources in your writing, that's very important. वो बहुत एक, this is a kind of art कि आपने उसमें से जो आइडियाज लिए हैं वो मिक्स, उनको आइडियाज़ को कैसे आप एक आइडिया प्लेन पे लाने के लिए कैसे लिखेंगे, और उसमें से यू हैव टू डिसाइड
कि इन विच सोर्स विच पार्ट इज रिलेवेंट और व्हाट इज द रोल ऑफ दैट सोर्स इन योर पॉलिसी पेपर। जो आप लिख रहे हैं उसमें उस जो भी आइडिया अपने बहुत, देखिए नॉलेज एनहांसमेंट के लिए मैं बहुत कुछ पढ़ता हूँ, लेकिन जब मैं आर्टिकल लिखूंगा या बुक लिखूंगा तो जरूरी नहीं है कि मैं वो उसको एज इट इज लिखूंगा। मैं देन आई विल थिंक इन माई ओन वे, इट्स माई ओन क्रिएटिविटी। सिमिलर आइडिया है तो मुझे एक्नॉलेज करना है, लेकिन उसके बेसिस पे अगर इफ आई एम गेटिंग ए न्यू आइडिया और न्यू थ्योरी और न्यू प्रिंसिपल, लेकिन उसके लिए मुझे ये सारे सवालों के जवाब जानना बहुत ज़रूरी है कि जो मैं सोर्स यूज़ कर रहा हूँ उसका मेरी थीसिस में, मेरी पेपर में क्या रोल है। आई शुड बी वेरी क्लियर अबाउट इट। हम सिर्फ नंबर ऑफ वर्ड्स बढ़ाने के लिए, पेजेस बढ़ाने के लिए रेफरेंसेस नहीं देते, ये दिमाग में रख लीजिए आप। ये अगर मेंटेलिटी है कि कई बार मैं बड़ा हंसता था कि एक प्रोफेसर थे, उन्होंने आर्टिकल लिखा, कहा कौर साहब इसको मैं आपको भेज रहा हूँ, इसमें रेफरेंस डाल दीजिए। I've seen, this is a real example I'm giving you, कि now he has not used any references, he has used because he may be so experienced and he may be so knowledgeable in that area कि उन्होंने लिख दिया, लेकिन उस आर्टिकल जर्नल की रिक्वायरमेंट है कि रेफरेंसेस होने चाहिए। So now based on that particular article I have to find out some references relevant to that। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, आप वही रेफरेंसेस लिस्ट दीजिए जो आप यूज कर रहे हैं। अगर आप यूज, देखिए बिब्लियोग्राफी और रेफरेंस में आपको सब फर्क समझ में आता है ना, कि बिब्लियोग्राफी और रेफरेंस लिस्ट में क्या फर्क है, यू नो, बताइए, कोई बता सकता है मुझे क्या फर्क है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ए बिब्लियोग्राफी एंड रेफरेंस लिस्ट? कोई और बता सकता है कुछ? आई नो यू आर द एक्सपर्ट, आप तो बता ही देंगे। आप लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट हो? अच्छा, स्टिल इट्स ए गुड आंसर कि बेसिकली जो आप रेफरेंस यूज कर रहे हो राइटिंग में, जिनका डायरेक्ट रोल है आपके पेपर में या थीसिस में, जिनसे आप कनेक्टेड हो, इंटर रिलेटेड है, चाहे आपने आइडिया लिया है या आपने टेक्स्ट लिया है, दैट इज अ पार्ट ऑफ रेफरेंस लिस्ट। बिब्लियोग्राफी कैन बी एनी एडिशनल फर्दर सजेस्टेड रीडिंग ऑन द पर्टिकुलर सब्जेक्ट जिसके ऊपर आप पेपर लिख रहे हो। उस टॉपिक में कोई भी बुक्स, आर्टिकल, जर्नल्स, थीसिस, कुछ भी, और दोनों में कुछ भी हो सकता है, मिक्स हो सकता है कि ये जरूरी नहीं है कि एक ही कैटेगरी के रेफरेंसेस होंगे, दोनों में कुछ भी हो सकता है, लेकिन द लिस्ट शुड बी बेस्ड ऑन द यूसेज। नाउ चूजिंग रिलेवेंट पार्ट ऑफ द सोर्स, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो सोर्स में से कोटेशन ले रहे हैं या फिर उसका समराइज कर रहे हैं या पार्ट, वो आपकी राइटिंग से कितनी तरह कैसे रिलेटेड है, क्यों जरूरत है आपको, या तो अपना जो आर्टिकल है उसमें कोई आर्गुमेंट को जस्टिफाई करना है, या आप उस में आपने बताना है कि जो ओरिजिनल ऑथर ने ये कहा है। यू हैव टू रियली, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू चूज विच पार्ट ऑफ द सोर्स यू वांट टू यूज इन योर citation, text. So there are, as I mentioned earlier, there are only three ways of using other source: summarizing, paraphrasing और quotation. There is no other way. और इन तीनों के लिए अपने अलग रूल्स हैं। समराइजिंग या पैराफ्रेजिंग या कोटेशन जो भी आप करेंगे, देखिए पहले दोनों केसेस में यू मे नॉट बी, सॉफ्टवेयर विल नॉट बी शोइंग एनी सिमिलरिटीज। समराइज अगर आपने अपनी लैंग्वेज में कोई चीज की है तो सॉफ्टवेयर नहीं बताएगा कि ये सिमिलर है, बट एक्सपर्ट विल नो दैट कि आपने जो समराइज किया है किसी और सोर्स को समराइज किया है, आपने जो पैराफ्रेज रीपैराफ्रेजिंग की है वो किसी और सोर्स में से है, तो आपको उसके लिए रेफरेंस देना ही होगा, लेकिन उसकी भी एक लिमिट है। क्योंकि जब आप कोई भी प्लेजरिज्म सॉफ्टवेयर में चेक करेंगे तो इट विल गिव यू सिमिलरिटीज। सो excessive quoting, excessive summarizing, excessive paraphrasing is also plagiarism. It should not be, as such there is no fixed formula, और ऐसा कोई रूल नहीं है इंटरनेशनल के इतना परसेंटेज होना चाहिए, इतना होना चाहिए, बट excessive means expert can decide कि क्या excessive हो सकता है।
और इसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक वेरिएशंस भी होती हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि जो साइंस में कन्वेंशन हो वो सोशल साइंसेज में हो, वो दोनों प्रैक्टिशनर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसको सही समझते हैं किसको गलत। When you summarize, you provide your readers with a condensed version of an author's key points. A summary can be as short as few sentences or much longer, depending on the complexity of the text and the level of detail you wish to provide to your readers. So this is the way you summarize. Or similarly, I think paraphrasing. This is important to understand. आप लोगों को ये सब चीज़ें समझ में आना चाहिए कि citation क्या होता है, how do I cite, when do I need to cite, what is bibliography, difference between annotated bibliography and bibliography, footnotes, endnote. ये जो टर्मिनोलॉजी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, एक्चुअली दिस शुड बी पार्ट ऑफ योर कोर्स करिकुलम एट ग्रेजुएशन लेवल. जो यूजीसी के रेगुलेशन में हमने बात की है, ऑल दीज थिंग्स शुड बी टॉट इन ए पेपर. Queensland University of Technology, when I visited them in 2016, they have a pre-PhD coursework, 6-month pre-PhD coursework of 2 credit, conducted by the University Library of Queensland University. And it is mandatory, without passing that course, you cannot do PhD in that university. So we need that kind of things. So basically, I am running short of time. ये सारी चीज़ें तो मैं नहीं, आपके लाइब्रेरी स्टाफ आपको बेटर बता सकते हैं ये सारी चीज़ें कभी भी, कि बिब्लियोग्राफी क्या है, एनोटेड बिब्लियोग्राफी क्या है, एंड नोट्स फुट नोट में क्या फ़र्क है. आई विल फोकस मोर ऑन दिस कि दीज आर डिफरेंट काइंड ऑफ साइटेशन स्टाइल. अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपको ये रेंडरिंग चूज करनी होती है जिस सब्जेक्ट में आप हैं. एपीए और एमएलए बहुत पॉपुलर हैं. अब इनमें डिफरेंट होता है. आप जब देखेंगे कि ये एमएलए साइटेशन में बुक रेंडरिंग देखिए, लास्ट में ईयर दे रखा है, लेकिन आप एपीए में देखेंगे तो ईयर इज जस्ट बिफोर अलोंग विद द ऑथर इन द फर्स्ट सरनेम अलोंग विद द सरनेम. इन सब चीज़ों को ना तो याद करने की ज़रूरत है ना देखने की ज़रूरत है. अगर आप मैंडले यूज़ करना जानते हैं, वो ऑटोमेटिकली सब कुछ करता है. आपको सिर्फ जो उसमें प्रोसीजर है उसको फॉलो करना है. जब भी आप चाहेंगे एपीए एमएलए, क्लिक ऑफ बटन आप जनरेट कर सकते हैं. तो मैंडले सीखिए, एपीए के बड़े बड़े मैनुअल पढ़ने की ज़रूरत नहीं आपको. एंड नोट सीखिए, जोटेरो सीखिए. तो ये सारी जो रेफरेंस स्टाइल है, ये सब आप इसमें से देख सकते हैं. इसमें जो कोटेशन का भी एक रूल है कि व्हेन यू आर साइटिंग समथिंग, देयर आर सर्टेन रूल फॉर दैट. आई एम जस्ट लुकिंग फॉर अ साइट. दिस इज द when you are giving a quotation, anything up to 39 words you have to give in double quotes, and quotes 30 or more words, it stand alone with quotation mark which is indented 5 space from the left margin. आपको ये सारी चीज़ें समझ में आना बहुत ज़रूरी है अगर आप प्रॉपरली साइट करेंगे. लेकिन अगर आप यही चीज़ मैंडले यूज़ करके साइटेशन देंगे तो ये सब याद करने की ज़रूरत भी नहीं है. मैंडले ऑटोमेटिकली डू दे. अगर आपने कोई रेफरेंस इंसर्ट करना है, कोटेशन इंसर्ट करना है यूजिंग मैंडले, इफ इट इज 39 वर्ड, मैंडले विल ऑटोमेटिकली गिव इट इन डबल कोटेशन. इफ इट इज मोर देन, ऑटोमेटिकली प्लेस लाइक दैट. सो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम इन लर्निंग, तो आपको बहुत सारी चीज़ें कोर्स की भी लर्न करनी है, मैंडले लर्न कर लीजिए. एवरी दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम विल बी सोल्व. बहुत सारी चीज़ें जो आपको रूल नहीं भी पता है, मैंडले विल टेक केयर ऑफ दैट. ये सब चीज़ें, सिंगल वर्सेस डबल कोटेशन कब होना चाहिए, सिंगल कोटेशन कब देना है, डबल कब देना है, ऑल दीज थिंग नीड टू बी, यू शुड अंडरस्टैंड दिस. व्हेन टू पंक्चुएट ए कोटेशन. इवन जब आप किसी तरह का कोटेशन में, इनके भी स्टाइल है, एमएलए एपीए, और जो कोटेशन देते हैं कि इफ इट इज ए डायरेक्ट कोटेशन देन व्हाट शुड बी द रेंडरिंग ऑफ द रेफरेंस. Again, I am saying if you know Mendeley or EndNote, you need not to learn about all these things. Common knowledge, something which is well-known fact, which has appeared in numerous resources, numerous publications. Many people have verified, just said it again and again, and you are sure that it is a common knowledge. Then you need not to cite. You can leave it. And when you are excluding, common knowledge is excluded from the similarities. You can easily exclude it. These are some example, like if it is a sentence, it may be more than 14 words also. अगर कोई ऐसा sentence है जो कि 14 वर्ड से ज़्यादा भी है लेकिन common knowledge है, you can ignore it.
ये बहुत इंपॉर्टेंट है. whenever you do something in group, maybe an assignment, maybe your project, you have to acknowledge everybody. आप चाहे सिंगल ऑथर पेपर लिख रहे हैं या मल्टी ऑथर लिख रहे हैं, लेकिन जितने भी लोग, देखिए रूल तो ये है कि अगर एक कैंटीन में बैठ के चाय पर आप लोगों ने कोई आइडिया जनरेट किया है तो जितने लोग उसमें शामिल हैं सबको एक्नॉलेज करना चाहिए. प्रोफेशनली तो वही सब कुछ है, लेकिन एटलीस्ट जहाँ पर हम ग्रुप वर्क की बात करें, ऑफिशियली समथिंग इज like 4 people have been given the same assignment, so they have to acknowledge each other in their individual papers. Then this I have already explained कि there is only one exception जहाँ पर आप अपने articles use कर सकते हैं as it is, that is thesis. Only PhD scholar is allowed to use his or her articles as it is in PhD or MPhil dissertation, provided the person should be the first author and the article should be written on the period of the research and topic of the research. लेकिन जब आप इसको इसी थीसिस को जब बुक के तौर पर पब्लिश करेंगे, then it will not be allowed. In book it will not be allowed. In thesis it is allowed, but in book you cannot reproduce it as. बुक में आपको दोबारा से रीराइट करने पड़ेंगे वो चैप्टर्स, क्योंकि वो आर्टिकल ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में किसी जर्नल में या किसी बुक में पब्लिश हो चुके हैं, तो आपको दोबारा से उनको रीराइट करना पड़ेगा, या फिर आपको परमिशन लेनी पड़ेगी उस पब्लिशर से कि, और वहां पर रेफरेंस देना पड़ेगा, रिप्रोड्यूस फ्रॉम सो एंड सो विच सोर्स, आपको वो पूरा का पूरा मेंशन करना पड़ेगा. वहां ये क्लेम नहीं कर सकते ये मेरी खुद की राइटिंग्स हैं, वहां आपको वो रेफरेंस देना होगा. रेफरेंस यहाँ भी देना है थीसिस में, लेकिन यहाँ पर आपको लिखने की जरूरत नहीं है कि ये परमिशन लेने की जरूरत नहीं है या रेफरेंस, लेकिन बुक के केस में आपको जरूरी है परमिशन देना. बहुत सारी जो रेफरेंस टूल्स, जो मैं बार बार मैंडले कह रहा हूँ, ये बहुत सारे रेफरेंस टूल्स हैं. एंड नोट, अगर वेब ऑफ साइंस का एक्सेस आपके साथ है तो फ्री अवेलेबल है वेब ऑफ साइंस के साथ. एंड आई एम श्योर योर यूनिवर्सिटी इज हैविंग एक्सेस थ्रू इन्फ्लिमनेट से. आप लोगों के पास एक्सेस है वेब ऑफ साइंस का? नहीं है. तो अगर वेब ऑफ साइंस में नहीं है तो ये तो आपको अवेलेबल नहीं है. बट मैंडले इज ए टोटली फ्री सॉफ्टवेयर. it is having 2 versions, desktop version and web version. It is a best software on reference management tool. I am using it and very easy to use. My suggestion to library department staff is organize a 3 days workshop only. If you want, I can send some expert for that. There are a number of people who have learned it and I have associated with them, क्योंकि मेरे लिए 3 दिन तो पॉसिबल ही नहीं है रुकना. बट आई कैन सेंड समबडी हु कैन स्टे हियर और 3 दिन का वर्कशॉप करिए, हैंड्स ऑन कराइए, लैब में कराइए, और आई थिंक देन यू ऑल पीपल शुड लर्न दैट. नेक्स्ट टाइम अगर जरूरत पड़े तो आप लोग खुद करें इसको, मतलब. तो दैट इज मस्ट फॉर एवरी रिसर्चर. लाइक दिस इज द काइंड ऑफ विंडो कि डेस्कटॉप है और ये इसका वेब वर्जन है, और जब आप इनको लाइक you download like that, and when you see, you can insert anything and just save it and forget about it. So whenever you want to retrieve MS Word में जब आप thesis लिखना शुरू करेंगे and just click on insert quotation, so it will automatically connect it with Mendeley. Mendeley में जाके जिस आर्टिकल से आपने जो कोटेशन लेना है उसको ओपन करिए, वो सेलेक्ट करिए कोटेशन, इंसर्ट कोटेशन, ऑटोमेटिकली कोटेशन भी इंसर्ट होगा, साथ में रेफरेंस लिस्ट भी जनरेट हो जाएगा. कुछ नहीं करना आपने, सब कुछ ऑटोमेटिकली होता है. बाद में आपको लगा कि नहीं हमने तो MLA चूज किया था, APA से आर्टिकल सबमिट करना है, तो जस्ट गो इन द चेंज स्टाइल, जस्ट क्लिक ऑन दैट, स्टाइल इज चेंज. बहुत इजी और बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर. सो एंड इट्स अप टू 10 GB, इज फ्री. इसके बारे में ज़्यादा मैं, टाइम इज ओवर. एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यू शुड नो रिसर्च इन प्रोग्रेस. आप लोगों को पता है कि it's mandatory कि your thesis should be available in Sodh Ganga within 30 days of award of degree. So now everybody is watching it. तो आपको एक तो अगर करोगे तो पकड़े जाओगे, सीधी सी बात है. यूनिवर्सिटी ने छोड़ दिया तो बाहर वाले नहीं छोड़ेंगे, कोई ना कोई पकड़ेगा आपको. तो बी वेरी श्योर. सेकेंड एग्जाम्पल है, देन यू नो द रिसर्च इन प्रोग्रेस कि इंडियन यूनिवर्सिटीज में क्या हो रहा है, क्या रिसर्च हो रही है. मोर देन दैट, इफ यू वांट टू नो द आउटसाइड वर्ल्ड, this is an organization called Network Digital Library of Thesis and Dissertations, NDLTD. I am one of the board of directors from Asia for this group. इनका एक हर साल कॉन्फ्रेंस होता है. अभी अगले हफ्ते में ताइवान जा रहा हूँ, उसमें एक कॉन्फ्रेंस है इनकी. तो 53 lakhs theses are cataloged in this database. 53 lakhs from all over the world. So then you can search कि दुनिया में क्या रिसर्च हो रही है.
इस डेटाबेस फ्री है, कोई अकाउंट की जरूरत नहीं है, just go on global ETD search, everything is freely accessible. So that will help you in understanding and knowing what are the similar work done in other part of the world. ये जो बेसिकली सिमिलिटीज का जो यूजीसी का ये दिस इज अ काइंड ऑफ I have given you complete regulation in one slide. Similarities 10% excluded. एक न्यूज़पेपर में किसी ने आर्टिकल लिखा यूजीसी हैज अलाउड 10% प्लेजरिज्म. So sometimes I really feel I laugh on that कि what we are saying is something different. We are not saying that 10% is allowed. We are saying that up to 10% there is no punishment. Then these are level up like 10 to 40%, 40 to 60%, above 60%, and there are penalties for all these three levels. इसमें हम see to begin with it's just a warning, but if you repeat offense or if you found in higher, and it is not just for thesis, it is for all kind of publication. It is both for faculty and student, चाहे वो books हो, papers हो. और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये अवेयरनेस, कर्विंग और डिटेक्शन, ये तीन कंपोनेंट हैं जिसमें लाइब्रेरी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है. लाइब्रेरी एंड रिसर्च डिपार्टमेंट हैज टू वर्क टुगेदर, पर्टिकुलरली लाइक योर एग्जामिनेशन कंट्रोलर और जो भी रिसर्च एवेल्यूएशन डिपार्टमेंट है, आप लोगों को साथ मिलके इस पर पूरा पॉलिसी फ्रेमवर्क बना के और इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा. एंड देन दीज टू पैनल्स आर कंपल्सरी, डिपार्टमेंटल पैनल और इंस्टीट्यूशन पैनल. इनका एक स्ट्रक्चर ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है, कौन कौन मेंबर हो सकते हैं इसमें. और ये इसमें एक जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि रेगुलेशन में ये है कि कोई कंप्लेन करे ना करे, अपने आप भी कमेटी, इंस्टीट्यूशन लेवल कमेटी कैन टेक एक्शन. अगर कोई उनको कहीं से पता लगता है कि ये सब हुआ है तो दे कैन टेक द एक्शन. कोई जरूरी नहीं है कोई फॉर्मल कंप्लेन रजिस्टर हुई. और इवन वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी इज कवर्ड इन दिस. इवन इफ देयर इज अ चार्जेस अगेंस्ट द वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी, द कमेटी कैन इवन लुक टू दैट ऑल्सो. earlier because there was a number of cases against the vice chancellor, कोई mechanism नहीं था, so that was even clearly a noting has been given about that. So these are the regulations, and see I will thanks all acknowledgement which I have used. I have given a list of bibliography and bibliography on this, you can just make use of it. So I think I want to close it here with this. I have happy to have question answer or thank you very much.